Players please get in the का novel version audio series in Hindi. Chapter 126 140. अध्याय 126 ब्लैक एंड व्हाइट टर्नटेबल गेम। अरे ये पक्ष फिर से सफेद हो गया है। बोलने वाले ने बगल की ओर देखा और बार बार कहा, ये रंग हिलते हुए प्रतीत होते हैं। वहां एक से अधिक व्यक्ति थे। एक पल में चौक के सभी लोग चिल्ला उठे। उनके पैरों के ठीक नीचे जेब्रा क्रॉसिंग जैसी काली और सफेद रेखाएं सिनेमा की दिशा से निकलती हैं। वे प्रगति पट्टी की तरह बढ़ते रहे और जल्द ही वर्ग को कवर कर लिया। इस काली और सफेद रेखा की उत्पत्ति अज्ञात है, लेकिन बहुत ही कम समय में यहां तक कि आसपास की सड़कों पर भी कब्जा हो गया और यह रेखा दीवार की बाधा को नजरअंदाज करती हुई सीधे आसपास की दुकानों में फैल गई। जिस दुकान में जू हो थी, वेटर जो दरवाजे की ओर देख रहा था ऐसे उछल पड़ा मानो वह जल गया हो। पीछे मुड़कर देखने पर उसने देखा कि जू हो के तीनों पहले से ही टेबल पर खड़े थे और जल्दी से टेबल पर चढ़ गए। यह क्या है? वेटर ने घबराकर पूछा। जू हो ने बाहर देखा। अपनी स्थिति से वो बगल की सड़क देख सकता था। जब जेब्रा पैटर्न चौक में दिखाई दिया तो सड़क पहले ही गिर चुकी थी, इसलिए इस जेब्रा पैटर्न का कवरेज क्षेत्र बहुत बड़ा होना चाहिए और इमारत के लिए इसमें कोई बाधा नहीं है। अब बाहर जाते समय मुझे डर है कि मैं जल्दी से इस क्षेत्र से दूर नहीं जा पाऊंगा। और जमीन को छुए बिना जिस क्षण छाया उसके पैरों के नीचे से गुजरी, तब भी उसे एक सूक्ष्म संयम महसूस हुआ। क्या ये भी प्रॉप्स की ताकत है? यह क्या बकवास है? वांग चाओक्विंग घबराहट में चिल्लाया, भाई क्या यह एक खिलाड़ी है? क्या किसी उच्च स्तरीय खिलाड़ी ने ऐसा किया? क्या हम मारे जाएंगे? इस समय स्टोर में मौजूद शेफ और कई अन्य लोग बाहर आ गए। वे सभी घबराए हुए लग रहे थे, लेकिन उनमें से प्रबंधक ने जब मेज पर किसी को खड़ा देखा तो तुरंत कहा, आप क्या कर रहे हैं? क्या मेज लोगों के खड़े होने की जगह है? मेज पर बैठे वेटर ने झिझक दिखाई, लेकिन स्टोर मैनेजर की महिमा के कारण वह फिर भी जमीन पर गिर पड़ा। स्टोर मैनेजर एक पेशेवर मुस्कान के साथ जू हो और उन तीनों की ओर बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह अपना मुंह खोल पाता, वांग चाओकिंग ने उस पर पलटवार किया। मेरे लिए चुप रहो, बकवास करने की हिम्मत करो, मानो या न मानो, मैंने तुम्हारा तोड़ दिया है दुकान। स्टोर मैनेजर का चेहरा नीला पड़ गया, लेकिन इसी समय एक वेटर ने दरवाजा खोला और बाहर उबलने की आवाज स्टोर में आ गई। सबसे पहले सभी सार्वजनिक चैनलों पर स्पष्ट घोषणाएं दिखाई दी, उसके बाद इंटरनेट पर विस्फोटों की खबरें आईं। इससे पहले कि वे उन्हें पचा पाते, जमीन पर अजीब जेब्रा पैटर्न दिखाई दिए। अधिकांश सामान्य लोग अभी तक निरंतर प्रभाव से उबर नहीं पाए हैं। युवक और युवतियों की एक जोड़ी में अचानक विस्फोट हो गया। ये सचमुच फट गया। बिना किसी कारण के आपस में लिपटे हुए दोनों जोड़ों के खून के झाग में विस्फोट हो गया और अवशेष आसपास के लोगों के चेहरे पर फैल गया। आह! ऊंची ऊंची चीखें पूरे चौक में फैल गईं। किसी ने चिल्लाया, वहां बम है, और भीड़ सभी दिशाओं में तितर बितर होने लगी। लेकिन इससे पहले कि वे चौक से बाहर भागते, भीड़ में एक के बाद एक विस्फोट होने लगे। अभी की भीड़ के विपरीत भीड़ तितर बितर होने के बाद दृश्य व्यापक था। बम सुनने की घबराहट की तुलना में ऐसी त्रासदी देखने वाली भीड़ चीखने, धक्का देने और घबराने लगी। किसी भी छिपने की जगह पर भाग जाओ। बहुत से लोग वहां पहुंचे जहां जू हो थी, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे में दाखिल हुए, उनमें से एक में विस्फोट हो गया और बाकी लोग लुढ़कते और रेंगते हुए भाग गए। दरवाजे पर खड़े वेटर खून के झाग से लथपथ थे और उनकी आंखें और नाक स्पष्ट रूप से नहीं देखी जा सकती थी, इसलिए वे केवल कांपते हुए ही वहां खड़े रह सकते थे। दरवाजा बंद कर दो। इस समय जू हो ने मेज से छलांग लगाई और वांग चाओकिंग से कहा, दरवाजा बंद कर दो। वांग चाओक्विंग चौंक गए। क्या हम भागने वाले नहीं हैं? आप भाग सकते हो, जू हो ने कहा, आसपास का क्षेत्र जेब्रा पैटर्न से ढका हुआ है। क्या आप बाहर के लोगों की तरह विस्फोट करना चाहते हैं? वांग चाओकिंग ने अपनी लार निगल ली, जल्दी से दरवाजा बंद करने के लिए गए और तब स्टोर मैनेजर को ताला खोलने के लिए जगाया। उन्हें अपना चेहरा धोने दो। दरवाजा बंद होने के बाद जू हो ने स्टोर मैनेजर को फिर से आदेश दिया, क्या आपके स्टोर में कोई और लोग हैं? उन सभी को बाहर बुलाओ। नहीं, अब और नहीं। स्टोर मैनेजर ने अवचेतन रूप से अपना सिर हिलाया और मेज पर चढ़े वेटर से 3 लोगों को अपना चेहरा धोने के लिए ले जाने के लिए कहा और दोनों शेफ भी मदद के लिए आगे आए। इन सज्जन का नाम क्या है? स्टोर मैनेजर जू हो के पास गया और घबरा कर बोला, क्या आप जानते हैं कि अभी क्या हुआ? क्या आप आतंकवादी हैं? जू हो ने चौक के चारों ओर देखा और कहा, क्या आपने पिछली घोषणा देखी? आप कह सकते हैं कि यह एक आतंकवादी है। क्या मरे हुए लोगों पर बम रखे गए थे? स्टोर मैनेजर थोड़ा कांप गया, मानो अपने विचारों को साबित करना चाहता हो। जू हो ने इस बार कुछ नहीं कहा। हुआनो ने अपना मोबाइल फोन उठाया और स्टोर मैनेजर की ओर गुस्से से देखा, कृपया उसे परेशान न करें। वांग चाओकिंग ने आकर उसे दूर धकेल दिया और धीमी आवाज में धमकी दी, मेरे भाई को परेशान मत करो, अगर मेरा भाई कोई रास्ता नहीं सोच सका तो हर कोई मर जाएगा। क्या इंटरनेट पर कोई खबर है? जू हो ने इस समय फिर से पूछा। मैं तुरंत जांच करूंगा। वांग चाओकिंग ने तुरंत अपना फोन निकाला। उसके बगल वाला स्टोर मैनेजर काफी चालाक था और उसने उसका मोबाइल फोन निकाल लिया। उन्होंने कई हवाई लाइव प्रसारण खातों का अनुसरण किया, इसलिए उन्हें तुरंत मॉल के पास वीडियो मिल गया। सर, इस पर एक नजर डालें। उसने झट से उसे सौंप दिया। जू हो ने नजर डाली और देखा कि यह एक लाइव वीडियो था जो मॉल के ठीक ऊपर हुआ था और यह मॉल और आसपास के कुछ क्षेत्रों को कैमरे में कैद कर सकता था। जूम आउट करने के बाद जमीन पर समान रूप से वितरित जेब्रा रेखाओं की मोटाई अलग अलग होती है और वे सभी दूर से शॉपिंग मॉल की ओर एकत्रित हो जाती हैं। उसने अपना फोन निकाला और नवीनतम उपग्रह छवि पाई। विशाल समुद्री शहर, सबसे समृद्ध क्षेत्र, एक गोलाकार काले और सफेद पैटर्न से ढका हुआ था। यदि ऊपर की इमारतों को उखाड़ दिया जाए तो ये पैटर्न एक विशाल काले और सफेद टर्नटेबल जैसा दिखेगा। केंद्रीय बिंदु मॉल से कुछ दूरी पर एक गगनचुंबी इमारत है। भाई, ये वीडियो देखो, वांग चाओकिंग ने कहा। ये वीडियो जेब्रा क्रॉसिंग के दिखने की प्रक्रिया को दर्शाता है। जू हो ने अपनी नजर दूसरी ओर घुमाई और वीडियो में सबसे पहले एक गोलाकार रेखा दिखाई दी, जैसे कि किसी क्षेत्र का सीमांकन किया जा रहा हो, और फिर वृत्त के किनारे पर काले और सफेद वृत्त दिखाई दिए जो 360 डिग्री पर केंद्र की ओर बढ़ते रहे जब तक कि वे गगनचुंबी इमारतों पर केंद्रित नहीं हो गए। इतनी बड़ी रेंज, क्या ये वास्तव में प्रॉप्स के साथ किया जा सकता है? क्या यह एक साधारण हत्या उपकरण है या कालकोठरी? जी, चौराहे पर बड़ी स्क्रीन और बड़े और छोटे टीवी अचानक एक ही समय में जल उठे और स्क्रीन पर वही चेहरा दिखाई देने लगा।
निम्नलिखित काले और सफेद जीवन और मृत्यु खेल के लिए खेल के नियमों की घोषणा करता है। स्क्रीन पर मौजूद अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया और बोला, सबसे पहले जो कोई भी जीवन और मृत्यु के खेल में प्रवेश करता है उसे स्वचालित रूप से खेल में भाग लेने वाला माना जाता है। दूसरा, हर 2 लोगों के पास पहिया घुमाने का कम से कम एक मौका होता है। तीसरा, काले ग्रिड की ओर मुड़ने का मतलब है कि खेल विफल हो गया है और खिलाड़ी अलग अलग तरीकों से मर जाएगा। सफेद ग्रिड का मतलब है जीतना और खिलाड़ी को जीवित रहने का मौका मिलेगा। चौथा, जीवित रहने का मौका गेम की हार की भरपाई कर सकता है। पांचवां, खेल छोड़ने से पहले जीवित रहने के कम से कम 2 मौके जमा करें। छठा, जब टर्न टेबल आपके सामने आता है तो केवल 10 मिनट की उल्टी गिनती होती है। अध्याय 127, जीवित रहने की आधी संभावना। खेल के नियमों की घोषणा के बाद सभी स्क्रीन पर एक साथ अंधेरा हो गया। जैसे ही प्लेबैक खत्म हुआ, पूरे शहर के आधे हिस्से में सन्नाटा छा गया। सभी के मोबाइल फोन पर लगातार नोटिफिकेशन टोन बजने में करीब आधा मिनट लग गया। एक पल में पूरा शहर खौलते पानी जैसा हो गया। कुछ ही मिनटों में काले और सफेद जीवन और मृत्यु की स्थिति के बारे में वीडियो और समाचार इंटरनेट पर फैल गए। अधिकांश लोग अविश्वास कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे लोग बड़े टर्न टेबल से बाहर निकलने की कोशिश करते रहते हैं, मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती है और सरकार को चेतावनी जारी करनी पड़ती है कि सभी को वहीं रहने दिया जाए जहां वे हैं और बचाव का इंतजार करें। जू हुओ वीडियो पलटती रही, चाहे वह जमीन पर हो या हवा में, वाहन हो या हेलीकॉप्टर। एक बार जब वे काले और सफेद टर्न टेबल की सीमा में प्रवेश करते थे तो बाहर जाने पर वे केवल तारांकन फूल में विस्फोट करते थे। बड़ी संख्या में कारें और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गए और काले टर्न टेबल के पास काला धुआं फैल गया। घूमना। किसी ने बिल्लियों और कुत्तों पर दोबारा प्रयोग किया और वे भी मौत से नहीं बच सके। इसका मतलब यह है कि जीवन और मृत्यु के खेल में प्रवेश करने के बाद जब तक आप खेल में भाग नहीं लेते, आप जीवित बाहर नहीं निकल सकते। उसने भौहें सिकोड़ ली और जमीन पर पड़ी काली जाली को घूरने लगा। एरिया 014 में गेम में प्रवेश करने का समय बहुत कम है। अधिकांश खिलाड़ी अभी भी बंद कालकोठरी में काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि उसे भी खेल प्रणाली की समझ तो दूर, बुनियादी नियमों की भी। जाहिर है, ये कल्पना करना असंभव है कि प्रॉप्स का किस प्रकार का प्रभाव हो सकता है। लेकिन जो भी हो, ऐसा लगता है कि इस श्वेत श्याम जीवन और मृत्यु की स्थिति को सहारा द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। हालांकि खेल द्वारा कालकोठरी की पृष्ठभूमि और मिशन की घोषणा की जानी चाहिए। क्या उन्नत खिलाड़ी जो कालकोठरी खोल सकते हैं उन्हें नियमों को स्वयं पढ़ने की आवश्यकता है? नहीं, स्किनर की कॉपी भी एक चल कॉपी है और कार्य को गेम द्वारा भी अधिसूचित किया जाता है। नकली, यह नकली होना चाहिए। शेफ अचानक चिल्लाया, काला और सफेद क्या है? जीवन और मृत्यु, ये सब लोगों को डराने के लिए बकवास है। वहां पागल हैं जिन्होंने लोगों पर बम रखे हैं। मैं यहां से निकलना चाहता हूं। उसने एप्रन फेंक दिया और चाबी लेने चला गया। मास्टर, आवेगी मत बनो। उसके बगल वाले सहायक ने तुरंत उसे पकड़ लिया। इंटरनेट पर वीडियो देखो, वे लोग टर्न टेबल से बाहर निकलते ही विस्फोट कर देंगे, यहां तक कि पुलिस और सेना भी, और अब वे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। वीडियो अवश्य ही नकली होगा। शेफ ने, जिसके माथे से नसें उभर रही थी, सहायक को दूर धकेल दिया और दरवाजा खोलने ही वाला था, लेकिन जू हुओ ने उसे रोक दिया। जिन लोगों ने अभी विस्फोट किया, वे सभी बाहरी थे। ये यहाँ सबसे सुरक्षित है। इस वाक्य ने शेफ को सफलतापूर्वक रोक दिया। उसने 2 सेकंड के लिए जू हुओ को देखा और फिर दरवाजे पर खून के थक्के को देखा। भाई, हम क्या करें? वांग चाओकिंग ने झुककर पूछा। जू हुओ ने चित्रकार की ओर देखा, क्या आप बता सकते हैं कि यह एक प्रॉप है या कॉपी? पेंटिंग बनाने वाली लड़की ने सिर हिलाया। प्रॉप्स और डेंगोन के बीच क्या अंतर है? वांग चाओकिंग ने हैरान होकर पूछा। अगर यह एक कालकोठरी है तो अंदर के खिलाड़ियों और गैर खिलाड़ियों के पास खेल में भाग लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अगर यह एक वस्तु है तो शायद वे टिकट लेकर भाग सकते हैं। आइटम नियमों को गेम डेंगोन पर हावी नहीं होना चाहिए। मेरे पास टिकट नहीं है। वांग चाओकिंग पहले तो निराश हुए, फिर उत्साह से जू हुओ की ओर देखा। भाई, आपके पास टिकट होना ही चाहिए। मुझे एक दो। मैं भविष्य में निश्चित रूप से तुम्हारी बात सुनूंगा और जो भी तुम मुझसे करने के लिए कहोगे वह करूंगा। जू हुओ ने उसे छोड़ दिया और उसका हाथ पकड़ लिया। यहाँ, क्या आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अन्य प्रतियों से बचे रहेंगे? चाहे वह कर सके या नहीं, यहाँ रहना बेहतर है। तुम्हें जो करने को कहा गया है वह करो। जू हुओ ने फिर पूछा। वांग चाओकिंग ने बार बार सिर हिलाया। ठीक है, इससे पहले कि मैं तुम्हें टिकट दूं, चलो पहले गगनचुंबी इमारत पर चलते हैं। वांग चाओकिंग ने तुरंत अपना चेहरा बदल लिया। वह टर्न टेबल का केंद्र है। भले ही मैं स्मार्ट नहीं हूं, मुझे पता है कि यह खतरनाक होगा। मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो फिर टिकट नहीं है। जू हुओ ने भी उस पर कोई दबाव नहीं डाला। वांग चाओकिंग की आंखें क्रोधित हो गईं, लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाता, पेंटिंग करने वाली लड़की ने उसे थप्पड़ मार दिया। क्या आप खिलाड़ी हैं? इस समय टेबल पर चढ़ते हुए वेटर ने कहा, आप जानते हैं कि बहुत सारे खिलाड़ी होंगे, है ना? वह व्यक्ति जो अभी अभी बड़े पर्दे पर दिखाई दिया, वह भी एक खिलाड़ी है। यदि आप सभी खिलाड़ी हैं तो आपके पास कोई रास्ता होना चाहिए, है ना? 2 आदमी एक तरफ झुककर बैठे थे और वेटर आपस में लिपटे हुए थे और सभी ने जू हुओ और उन तीनों को देखने के लिए अपना सिर उठाया। मेरे पास कोई विकल्प नहीं। जू हुओ ने अपना चेहरा बदले बिना कहा। लेकिन आप भी एक खिलाड़ी हैं, एक पुरुष वेटर ने अवचेतन रूप से कहा। ऑनलाइन गेम नहीं खेले। जू हुओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। डुआन, क्या आप ऊपर जाना चाहते हैं? टिकट के बारे में क्या आपने अभी कहा? स्टोर मैनेजर ने झट से टोका। यह अच्छी बात है, केवल खिलाड़ी ही टिकट का उपयोग कर सकते हैं। वांग चाओक्विंग ने गहरी नाराजगी जताई। दुकान में मौजूद कई लोगों की आंखों की रोशनी तुरंत फिर से बुझ गई। मैं मरना नहीं चाहती, एक अन्य वेट्रेस रो पड़ी। शायद स्थिति इतनी बुरी नहीं है, इतने सारे लोग ठीक हैं। शेफ सहायक ने अपने सांत्वना भरे शब्द पूरे नहीं किए, उसका चेहरा अचानक ठिठक गया और फिर उसने खाली आंखों से आगे देखा। वहां एक टर्न टेबल है। टर्न टेबल दिखाई दिया। जू हुओ ने उसकी निगाहों का पीछा किया और कुछ नहीं देखा। उन्होंने तुरंत पूछा, बताएं कि टर्न टेबल आपको कैसा दिखता है? लेकिन सहायक ने कोई जवाब नहीं दिया और चिल्लाया, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और अपनी आंखें ऊपर कर ली।
जू हुओ ने तुरंत किसी को पकड़ लिया और उसके रेनेजोग एक्यूपॉइंट पर चुटकी काट ली। कुछ सेकंड के बाद वह ठीक हो गया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी ध्यान से बाहर थीं और उसने खुद से कहा, मैं मरने जा रहा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ। पेंटिंग करने वाली लड़की ने अपना हाथ उठाया और उसे थप्पड़ मारा। सहायक लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर गया और बस कांपते हुए जमीन पर बैठ गया। बाहरी दुनिया की आवाज बिल्कुल भी नहीं सुन सका और दर्द पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जू हुओ का दिल थोड़ा डूब गया। उसने सोचा कि शायद यह अभी किस्मत का खेल है, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। बाहर चौक पर पीछे मुड़कर देखे तो जिन लोगों के पास भागने का समय नहीं था और जो लोग वापस लौटे उनमें से कुछ की भी यही स्थिति थी। अगल बगल के लोग उन्हें कितना भी लात घूंसों से पीटे, लेकिन वे जाग नहीं सके। उनकी चेतना उनके शरीर से अलग हो गई प्रतीत होती थी। अपनी खुली आंखों से सामने की ओर देखते हुए कुछ वहीं गिर पड़े, कुछ अचंभित होकर बेतहाशा भागे, लेकिन वे 3 शब्द उल्टी गिनती दोहराते रहे। यहाँ तक कि एक गंभीर आघात के तहत भी किसी व्यक्ति को शांत होने और अपनी मानसिक स्थिति वापस पाने के लिए 10 मिनट पर्याप्त है, न कि डर से नियंत्रित होकर पागल हो जाना चाहिए जैसा कि वह अब है। इस टर्नटेबल गेम का लोगों के आध्यात्मिक पहलुओं पर प्रभाव पड़ना चाहिए। वह कैसा है? स्टोर में मौजूद कई लोगों ने शेफ के सहायक की ओर देखा और डर के मारे पीछे हट गए। केवल वेट्रेस जो पहले टेबल पर चढ़ी थी, उसने जू हुओ से पूछा, उसकी किस्मत तो देखो। जू हुओ ने सूजे हुए चेहरे पर नजर डाली और फिर से कहा, शांत रहो, ये सिर्फ एक खेल है, जीवित रहने की दर आधी है, भयभीत मत हो। जब उन्होंने ये कहा तो कई लोग और भी भयभीत हो गए, लेकिन जू हुओ ने उन्हें अनुकूलन करने का समय नहीं दिया और सीधे कहा, घबराहट बेकार है, खुद को बचाने का रास्ता खोजने के लिए जीवित रहने की दर के इस आधे हिस्से का उपयोग करना बेहतर है। फिर यह कैसे करें? मेज पर चढ़ने वाली वेट्रेस ने कांपते होठों से कहा, मैं आपकी बात सुनती हूँ। अन्य लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जू हुओ ने परवाह नहीं की और जारी रखा, जब खेल शुरू होता है तो टर्नटेबल दिखाई देता है। अन्य लोगों को इसे देखने में सक्षम नहीं होना चाहिए, इसलिए यदि आप खेल में प्रवेश करते हैं तो ये बताने का प्रयास करें कि क्या आप देखें। भले ही आप बाहरी दुनिया को महसूस नहीं कर सकते, फिर भी आप बोल सकते हैं और कार्य कर सकते हैं, टर्नटेबल पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और जितना संभव हो उतना बोल सकते हैं। मुझे लगता है कि यह खेल आध्यात्मिक इच्छा से संबंधित है और जागते रहना ही अच्छा है। कहने का मतलब है, जो व्यक्ति टर्नटेबल को जितनी जल्दी देखेगा उसके मरने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। स्टोर मैनेजर पीला पड़ गया और शेफ के सहायक की ओर मुड़ा, मुझसे बात करो। लेकिन इस समय सहायक ने अचानक अपना हाथ उठाया, मैं मुड़ने जा रहा हूँ, मैं मुड़ने जा रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं भाग्यशाली हूँ। बूम, वह फट गया। जिन वेटरों ने अभी अभी अपना चेहरा धोया था उन पर फिर से खून के छींटे पड़े थे। जब वे चिल्लाए और दरवाजे की ओर भागे तो लोग एक के बाद एक चौक में विस्फोट करने लगे। दरवाजे के अंदर और बाहर सभी लोग भयभीत और पागल थे, हर जगह रो रहे थे और चिल्ला रहे थे। आज का लेखन काफी सहज है। अध्याय 128 दुविधा। खेल के नियमों की घोषणा के केवल 10 मिनट में सैकड़ों लोग मारे गए, उनमें से कुछ रूलेट गेम में हार गए और दूसरा हिस्सा डरने और काले और सफेद की सीमा से बाहर भागने के लिए मजबूर होने के कारण हुआ। रूलेट। घबराहट के कारण आत्महत्याओं का नया दौर शुरू होने से रोकने के लिए सरकार को टर्नटेबल क्षेत्र में हजारों लोगों को रोकने और आसपास के निवासियों को निकालने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। आप जहां हैं वहीं रहने की कोशिश करें और इधर उधर न घूमें। बचावकर्मी नाकाबंदी क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और देश किसी को नहीं छोड़ेगा। वीडियो फोन ने सरकारी घोषणाओं को स्क्रॉल किया और नाकाबंदी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले बचावकर्मियों की कुछ तस्वीरें भी जारी की। जू हुओ देख सकता था कि हालांकि उन लोगों ने समान कपड़े पहने थे, लेकिन उनके कुछ हाव भाव स्पष्ट रूप से अप्रशिक्षित थे। वे खिलाड़ी हैं। सरकार खिलाड़ियों का उपयोग ध्यान आकर्षित करने, समय में देरी करने और नीचे से वेतन प्राप्त करने के अवसर के लिए लड़ने के लिए करना चाहती है। इस समय कोई चुपचाप गगनचुंबी इमारत के पास आ रहा होगा। जू हुओ ने टिकटों पर नजर डाली। नवीनतम को छोड़कर जो 5 घंटे के बाद जिम्मू फेरी टेल टाउन साइट पर गया, अन्य टिकटों को जल्द से जल्द 5 दिनों तक इंतजार करना होगा। यदि बाहरी क्षेत्र के खिलाड़ी अभी भी दुनिया भर में बिखरे हुए हैं तो समय में अभी भी कुछ दिनों की देरी हो सकती है, लेकिन अब नाइट्स ऑफ द विस्परिंग साउंड होने का दावा करने वाले संगठन ने बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को हैशी की ओर आकर्षित किया है। कुछ अज्ञात उद्देश्य। उन्होंने 3 दिनों में कोई सुपर क्रॉप्स नहीं देखा है। लोग अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए निश्चित रूप से हैशी और यहाँ तक कि पूरे देश का सहारा लेंगे। उनकी मूल योजना सुपर आइटम लेने के लिए बाहरी क्षेत्र के खिलाड़ी होने का नाटक करना था और फिर प्रत्येक क्षेत्र में खिलाड़ियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भागने के लिए कॉपी का उपयोग करना था। जब तक सुपर आइटम 014 क्षेत्र में दिखाई नहीं दे सकता तब तक संकट स्वाभाविक रूप से हल हो जाएगा। भले ही बाद में अन्य क्षेत्रों के खिलाड़ी आए, बड़ी संख्या में उच्च स्तरीय खिलाड़ियों का इकट्ठा होना असंभव है। लेकिन अब अचानक वह एक काले और सफेद जीवन और मृत्यु की स्थिति में फंस गया है। यदि यह एक कालकोठरी है तो टिकट संभवतः अनुपयोगी है, ध्यान भटकाना तो दूर की बात है। यह सत्यापित करना भी आसान है कि क्या आप टिकट के साथ श्वेत श्याम जीवन मृत्यु की स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। आपको केवल इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या अन्य खिलाड़ी सफलतापूर्वक संकट से बच गए हैं या सीधे प्रयोग के रूप में वांग चाओकिंग का उपयोग करें। लेकिन चाहे वह सफल हो या ना हो, वह फिलहाल नहीं छोड़ सकता। एक बार जब वह प्रतिलिपि लेकर भाग गया तो वह कम से कम कुछ दिनों तक क्षेत्र 014 में वापस नहीं लौट पाएगा। और इन कुछ दिनों में क्या होगा यह अप्रत्याशित है। इसके अलावा विस्परिंग साउंड नाइट्स के कारण हैशी अब अपनी योजना को पूरा करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए हालांकि सरकार ने उकसाने वाले को ढूंढने के लिए जनशक्ति भेजी होगी, फिर भी उसे काले और सफेद से बाहर निकलने का एक और रास्ता खोजना होगा। जीवन और मृत्यु की स्थिति पहले। रुको, हम कब तक इंतजार करेंगे? वांग चाओकिंग, जो उनसे टिकट पाने में असफल रहे, ने गुस्से में अपना गिलास तोड़ दिया। जू हुओ ने अपनी पलकें उठाई और उसकी ओर देखा, फिर नीचे अपने फोन की ओर देखती रही। वांग चाओकिंग ने देखा कि वह बोल नहीं रहा है, इसलिए उसे समझौता करना पड़ा। भाई, तुम्हें कोई रास्ता सोचना चाहिए, तुम इस तरह मरने का इंतजार नहीं कर सकते। अब इंतजार करने से बेहतर कोई रास्ता नहीं है। जब तक सरकार संकट का समाधान नहीं कर लेती तब तक जीवन और मृत्यु से बचने का रास्ता ही एकमात्र रास्ता है। आप मेरा इंतजार कर सकते हैं, लेकिन आप इंतजार नहीं कर सकते, भले ही आप मुझे पकड़ लें, आपको टिकट लेना होगा।
वांग चाओकिंग घूमा और बाहर जाने वाला था, लेकिन जब वह दरवाजे की ओर चला तो वह फिर से डरपोक हो गया जब उसने दरवाजे पर तारांकन वाली चीज देखी, खासकर जब वह पीछे मुड़ा और जू हुओ को देखा। उसे रोकने के जरा भी इरादे से उसने उदास होकर कहा, मुझे बताओ तुम मुझे टिकट देने के लिए क्या चाहते हो? गगनचुंबी इमारत को देखने के लिए जाओ। जू हुओ ने उस पर सीधी नजर डाली, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर गगनचुंबी इमारत में विदेशी खिलाड़ी हैं, तो अनुसरण करने का रास्ता खोजें, यदि नहीं तो वापस आ जाएं। यह इतना आसान है। वांग चाओक्विंग ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या आप अन्य काम कर सकते हैं? जू हुओ ने वापस पूछा। ये सच है। वांग चाओकिंग ने अपने बाल खुजलाए, पास में मौजूद स्टोर मैनेजर का लैपटॉप लिया और उस पर अपना हाथ रख दिया। इसी समय किसी ने बाहर का दरवाजा खटखटाया। वह एक बूढ़ा दंपति था। हम कुछ देर बैठने के लिए जगह ढूंढना चाहते हैं। दोनों थोड़े बूढ़े थे और वे बचाने वाले को देखे बिना काफी देर तक बाहर इंतजार करते रहे, इसलिए उन्हें रहने के लिए जगह ढूंढनी पड़ी। शॉपिंग मॉल में जहां लोग बैठ सकते हैं वह जगह भरी हुई है और अन्य दुकानों में भी भीड़ है, लेकिन जिस दुकान में जू हुओ स्थित है वहां लोग मर चुके हैं और कोई भी अंदर नहीं आता है। स्टोर मैनेजर थोड़ी देर के लिए झिझका, लेकिन दरवाजा खोलने गया, लोगों को अंदर लिया और उनके लिए पानी डाला। धन्यवाद धन्यवाद। बूढ़े जोड़े ने उन्हें बार बार धन्यवाद दिया और स्टोर मैनेजर ने जल्दी से उन्हें बताया कि जू हुओ ने पहले क्या कहा था और कहा, यदि आपके दो बुजुर्ग टर्न टेबल देखते हैं तो आपको ध्यान से देखना चाहिए, शायद आप हजारों लोगों को बचा सकते हैं। हजारों लोगों को लोग। प्रबंधक, यह अच्छा नहीं है। वेट्रेस अपने आप को रोक नहीं सकी लेकिन बोली, आप क्या जानते हैं, जितने अधिक लोग होंगे संभावना उतनी ही अधिक होगी। स्टोर मैनेजर ने डांटा, अगर यह डर नहीं होता कि बहुत सारे लोग होने पर जू हुओ उन्हें अनदेखा कर सकता है, तो वह लोगों को आकर्षित करने के लिए बाहर चला गया होता। वेट्रेस कुछ कहना चाहती थी, इसी समय जू हुओ ने उसे टोक दिया, ये कुछ भी नहीं है, टर्न टेबल को बेतरतीब ढंग से दिखना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग हैं। उनकी बात सुनकर सभी लोग फिर बैठ गए। जू हुओ ने फिर से समय की जांच की। विस्फोटों की आखिरी लहर को लगभग 20 मिनट हो गए हैं और अभी तक कोई नई जीवन मृत्यु की स्थिति नहीं आई है। दरार। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में कौन था, एक पुरुष वेटर जो उसके करीब था अचानक खड़ा हो गया और मेज पर रखा पानी का गिलास पलट दिया। टर्न टेबल। उसने सीधे सामने देखा और अंधाधुंध हाथ हिलाया। इससे पहले कि अन्य लोग उसे पकड़ पाते या पीछे हट पाते, वे फूटकर खून के झाग में तब्दील हो गए और बड़ी मात्रा में खून जमीन और मेज पर बिखर गया। आह! स्टोर में चीखों का एक नया दौर शुरू हो गया। हुआनू ने अपना फोन रख दिया, कुछ टिश्यू उठाए और उन्हें अपने मुंह में भर लिया। वह इतनी जल्दी क्यों मर गया? स्टोर मैनेजर ने भयभीत होकर कहा, क्या 10 मिनट की उल्टी गिनती नहीं है? उसका हाथ टर्न टेबल को छू गया। जू हुओ ने उदास चेहरे के साथ कहा, जितना अधिक तुम घबराओगे उतनी तेजी से तुम मरोगे। फिर उन्हें बांध दो। स्टोर मैनेजर की बात खत्म होने से पहले अचानक दो आवाजें आई, एक वेट्रेस की थी जो पहले टेबल पर चढ़ी थी और दूसरी उस बूढ़े जोड़े की बूढ़ी औरत की थी जो अभी अभी अंदर आया था। अभी अभी सीखे गए सबक के साथ जू हुओ ने तुरंत वेट्रेस की बाहों को पकड़ लिया और बूढ़े सज्जन ने उसे हिलने से रोकने के लिए बूढ़ी औरत को गले लगाने का फैसला किया। सौभाग्य से शुरुआती घबराहट के बाद वे दोनों जल्दी ही शांत हो गए, खासकर वेट्रेस के बाद। हालांकि उसकी आंखें सूनी थीं, फिर भी वह चिल्लाती रही। 1 मीटर से अधिक ऊंचा टर्न टेबल सामने खड़ी, उस पर एक उल्टी गिनती घड़ी है। उल्टी गिनती शुरू हो रही है। 9 मिनट और 50 सेकंड, 9 मिनट और 39 सेकंड, 9 मिनट और 48 सेकंड। जू हुओ ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह पिछले लोगों की तरह सहजता से सेकंड गिनते हुए टर्न टेबल के पीछे चली गई। उसे जल्दी से बांध दो। स्टोर मैनेजर ने जल्दी से कहा, चूंकि अगर तुम उसे बदलोगे तो मर जाओगे, अगर तुम उसे नहीं बदलोगे तो शायद तुम बच जाओगे। अन्य लोग रस्सी खोजने गए जैसे कि एक सपने से जागे हों और वेट्रेस की उल्टी गिनती के दौरान उसे और बूढ़ी औरत को अलग अलग स्टूल से बांध दिया। अध्याय 129 एकल जीवन और मृत्यु। पहले तो दोनों अभी भी स्टूल पर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी अभिव्यक्तियां और अधिक सुस्त होती गईं और वे हिले भी नहीं। क्या ये सफल हो सकता है? बूढ़े ने लाल आंखों से पूछा। जू हुओ ने उन दोनों को गौर से देखा। जब समय में 3 मिनट बचे थे, वेटर और बूढ़ी औरत पागलों की तरह अपनी पीठ पर स्टूल रखकर आगे बढ़े। जीभ बाहर निकालो और थोड़ा हिलाओ। उसने स्टूल को जोर से लात मारी और उड़ती हुई बूढ़ी औरत जमीन पर गिरने से पहले ही खून में लथपथ हो गई। जू हुओ ने बुरी तरह गुस्सा करते हुए वेटर का मुंह बंद कर दिया। हालांकि इस समय वेटर ने खुद ही गिनती बंद कर दी। उसके मुंह के कोने ऐसे उठे जैसे वह मुस्कुरा रही हो, लेकिन फिर वहीं फट गया। उसके चेहरे पर खून और मांस बिखर गया। जू हुओ अपना चेहरा पोंछने से पहले 2 सेकंड के लिए वहां खड़ा रहा। उसने अपना खंजर निकाला और जमीन पर पटक दिया। अगले ही पल जमीन पर टर्नटेबल की काली और सफेद सीमा रेखा में उतार चढ़ाव शुरू हो गया और वह एक शुद्ध सफेद स्थान में खींच लिया गया। जहां तक वह देख सकता था, 1 मीटर से अधिक व्यास वाला एक निलंबित काला और सफेद टर्नटेबल था। विशाल टर्नटेबल पर सफेद स्थानों में से एक पर एक सफेद सूचक था और केंद्र में एक उल्टी गिनती घड़ी थी। जब से उसने डायल देखा, नंबर पीछे की ओर उछलने लगे, लगातार टिक कर रहा है। जू हुओ ने अपना सिर झुकाया। उसका शरीर पूरा हो गया था, उसके हाथ और पैर स्वतंत्र रूप से चल सकते थे, उसके पास संवेदनाएं और धारणाएं थीं, लेकिन शुद्ध सफेद स्थान ने उसकी सभी इंद्रियों को बढ़ा कर दिया और एकमात्र टिक टिक ध्वनि लगातार सुपरइम्पोज की गई, जिससे त्वरण का सूक्ष्म भ्रम पैदा हुआ। उसने कुछ सेकंड के लिए स्टॉपवॉच की जांच की, लेकिन समय तेज नहीं हुआ। मैं ठीक हूँ, वह बाहर पेंटिंग कर रही लड़की से बात करते हुए बोला, मेरा हाथ चुटकी बजाओ। जल्द ही हाथ के पिछले हिस्से में दर्द होने लगा। ये पुष्टि करते हुए कि शुद्ध सफेद स्थान और बाहरी दुनिया में संस्थाएं हैं, जू हुओ ने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि इस एकल जीवन और मृत्यु की स्थिति को उसे 2 स्थानों के चौराहे पर खींचना चाहिए था। वह खेल की जगह को देख सकता है और एक ही समय में बाहरी दुनिया को भी समझ सकता है, लेकिन आंखें और कान ढके रहते हैं। चेतना और शरीर अलग नहीं है, लेकिन लोग एक अद्भुत अंतरिक्ष कोण में हैं, इसलिए प्रॉप्स को सामान्य रूप से उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। टर्नटेबल के सामने कुछ कदम आगे पीछे चलने के बाद जू हुओ फिर से टर्नटेबल के पास पहुंचा और ध्यान से 12 काले और सफेद वर्गों को देखा। आधा मिनट बीत गया, लेकिन उसे अभी भी कोई निरोधक शक्ति महसूस नहीं हुई।
इसके बजाय समय के तेजी से पीछे लौटने के भ्रम को दबाने के बाद सूचक को घुमाने की हल्की सी इच्छा भी कम हो गई। ये जीवन और मृत्यु की स्थिति अनिवार्य नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप अपना दिमाग स्थिर रखेंगे तब तक सूचक को घुमाने के लिए अपनी जीभ या उंगलियों का उपयोग करने जैसी कोई बात नहीं होगी। दरअसल अभी स्टोर मैनेजर ने जो कहा उसमें कुछ सच्चाई है। केवल लोगों को बांधना पर्याप्त नहीं है। यदि लोगों को कोमा में डालने के लिए उन्हें पीटना संभव है तो क्या यह एक व्यवहार्य तरीका है? लेकिन कुछ देर तक इस बारे में सोचने के बाद उन्होंने यह विचार छोड़ दिया, अभी उतना दूर नहीं है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं है कि वह पॉइंटर को घुमाए बिना जीवित रह सकता है और आधा मौका उसके लिए कम नहीं है। ये पुष्टि करने के बाद कि स्टॉपवॉच डायल उसके शरीर पर है, उसने प्रॉप्स बार से 2 रंगों वाले रूबिक क्यूब को सफलतापूर्वक बाहर निकाला। अगले सेकंड पॉइंटर को हिलाने के लिए पहुंचने से पहले रूबिक क्यूब को खोला गया। उल्टी गिनती में अभी भी 5 मिनट बाकी थे और सूचक काले और सफेद वर्गों के बीच तेजी से कूद रहा था। यह देखकर कि यह रुकने वाला है, उसने अचानक अपना हाथ टर्न टेबल की ओर बढ़ाया, लेकिन लगभग उसी समय टर्न टेबल उसके चेहरे से गायब हो गया और वह 3 मीटर दूर वापस चमक गया। पुनः प्रकट होना। ऐसा लगता है कि सूचक को सफेद ग्रिड पर जबरन सेट करने का प्रयास काम नहीं करेगा। उसने अपना हाथ हटा लिया, पॉइंटर की गति को धीरे धीरे बदलते हुए देखा और अंततः सफेद ग्रिड के किनारे पर बमुश्किल रुका। जब पॉइंटर रुका तो टर्न टेबल फिर से गायब हो गया, उसकी जगह एक विशाल एक आ गया। फिर उसकी आंखों की सफेदी तेजी से कम हो गई, उसकी दृष्टि ठीक हो गई और वह फिर से मूल सामने वाले हॉल में खड़ा हो गया, लेकिन उसकी स्थिति थोड़ी बदल गई। इतनी आसानी से स्तर पार कर लिया रूबिक क्यूब की शक्ति के कारण। उसकी आंखों की चमक वापस आ गई। जू हुओ ने अवचेतन रूप से भौहें चढ़ा दी और देखा कि पेंटिंग करने वाली लड़की उसके सामने खड़ी है और स्टोर मैनेजर और कई वेटर विपरीत दिशा में खड़े हैं। दोनों पक्ष स्पष्ट रूप से एक दूसरे का सामना कर रहे थे। वे आपकी चीजें चुराना चाहते हैं। पेंटिंग बनाने वाली लड़की को पता चला कि वह जाग रहा है और तुरंत शिकायत करने के लिए पीछे मुड़ी और उसके हाथ में 2 रंगों वाले रूबिक क्यूब की ओर इशारा किया। स्टोर मैनेजर और अन्य लोगों को उम्मीद नहीं थी कि जू हुओ जीवित बाहर आएगा और वह इतनी जल्दी बाहर आ गया और लालची और क्रूर इरादे उनके चेहरे पर जम गए। जू हुओ ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, रूबिक क्यूब को हटा दिया और हुआ नू से कहा, मैं पीछे जाऊंगा और अपना चेहरा धोऊंगा। पेंटिंग करने वाली लड़की ने सिर हिलाया, उन लोगों को घूर कर देखा और उनके पीछे पीछे की रसोई में चली गई। बहुत खूब। रसोई में पानी था और जू हुओ ने अपने चेहरे पर लगे खून को साफ करने में 1 मिनट बिताया। धोने के बाद उसे अपने हाथ के पीछे एक सफेद पट्टी दिखी जिसे उसने पोंछ दिया। क्या ये जीवित बचे लोगों की संख्या है? वह रुका। खिलाड़ी द्वारा घोषित खेल के नियमों के अनुसार खेल से बाहर निकलने के लिए कम से कम 2 संचय की आवश्यकता होती है। यदि प्रतिद्वंद्वी झूठ नहीं बोलता है तो वह एक और जीवन मृत्यु खेल जीतने पर खेल से बाहर हो सकता है। हालांकि यह सफेद ग्रिड में स्थानांतरित करने के लिए रूबिक क्यूब का उपयोग करने का पहला मौका था, फिर भी इस जीवन और मृत्यु की स्थिति ने उसे यह एहसास दिलाया कि यह बहुत सरल था। यह श्वेत श्याम टर्नटेबल गेम खिलाड़ियों को प्रॉप्स का उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं करता है। प्रॉप्स के साथ खिलाड़ी आसानी से खामियों का फायदा उठा सकते हैं। इतनी बड़ी जीवन मृत्यु की स्थिति कभी भी सामान्य लोगों के लिए लक्षित नहीं होगी। खिलाड़ियों को खोदने के अलावा आम लोगों की मृत्यु दर भी बहुत अधिक है। यह कहना तर्कसंगत है कि जीवन और मृत्यु समान रूप से विभाजित है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब तक इस गेम में कोई जीता ही नहीं है। अवचेतन रूप से अपने हाथ की हथेली को रगड़ते हुए मृत्यु से पहले वेट्रेस की मुस्कान अचानक उसके दिमाग में चमक उठी। रंगी हुई लड़की ने संदेह से उसकी आंखों के सामने अपना हाथ लहराया। ये कुछ भी नहीं है। जू हुओ ने अपने द्वारा सौंपे गए कर्मचारी के चौगर ले लिए, उन्हें पहना और बाहर चली गई। दरवाजे की रखवाली कर रहे स्टोर मैनेजर ने देखा कि वह उसके सामने खड़ा होने के लिए जल्दी कर रहा था। जू हुओ ने बिना कुछ कहे उस आदमी की ओर देखे बिना जिसने एक मेज और कुर्सी को गिरा दिया और खून की उल्टी की, उस आदमी को बाहर निकाल दिया और वांग चाओकिंग को बुलाया। छुट्टी। वांग चाओक्विंग अपनी बाहों के बीच कंप्यूटर लेकर उठे और उन लोगों की ओर व्यंग्य भरी दृष्टि से देखा। बेवकूफ, जरा ठहरिए। अपनी पत्नी की अंगूठी पकड़े दुखी बूढ़े आदमी को अचानक होश आया। उसने जू हुओ और अन्य लोगों को बाहर निकाला और सावधानी से पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ? हाँ। जू हुओ ने सिर हिलाया। चलो आगे बढ़ें और रहने के लिए जगह ढूंढें। बूढ़े सज्जन ने झट से सिर हिलाया। आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगा। खून के कुछ गड्ढों को छोड़कर बाहर चौक पर ज्यादा लोग नहीं बचे थे। ज्यादातर लोग शॉपिंग मॉल में जमा थे। जब जू हुओ ने प्रवेश किया तो अंदर के लोगों ने सोचा कि यह बचाव दल है और एक के बाद एक आगे आए। निराश होकर पीछे हट गए। मैंने इन लोगों के हाथों पर नजर डाली, लेकिन मुझे हाथ के पीछे सफेद पट्टी वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला। कुछ कोनों की अन्य दुकानें खून से लथपथ थीं। ऐसा लगता है कि जो लोग जीवन और मृत्यु के खेल में उतरे उन्हें अंत में इन्हीं स्थानों पर धकेल दिया गया। जू हुओ थोड़ा चुप था और जब वह मॉल छोड़ने वाला था तो छलावरण वर्दी में 3 लोग अंदर आए, जिनमें से 2 के हाथों के पीछे एक सफेद पट्टी थी। नेता दरवाजे पर खड़ा हो गया और जोर से बोला, अब से इस मॉल पर हमारा कब्जा हो जाएगा। अब जाओ और आसपास के लोगों को सूचित करो और उन सभी को यहाँ इकट्ठा होने दो। अध्याय 130 ताकत में बड़ी असमानता। दूसरे दरवाजे से जाओ। जू हुओ ने अपनी आवाज धीमी की और अपने आसपास के लोगों से कहा। हुआ नु और वांग चाओकिंग ने उसका पीछा किया और बाद वाले ने पूछा, क्या वे लोग नहीं हैं जो हमें बचाने आए थे? वे क्यों चले गए? मुझे नहीं लगता कि वे अच्छे लोग हैं। जू हुओ ने कोई उत्तर नहीं दिया और उसके स्थान पर वह बूढ़ा सज्जन बोला, मैंने अपना अधिकांश जीवन जी लिया है और मैंने कभी ऐसा सैनिक नहीं देखा जो आम लोगों के लिए इतना अत्याचारी हो। वांग चाओक्विंग ने उसे संदेह से देखा और कुछ कहना चाहा, तभी पीछे से किसी ने अचानक उन्हें रोका, जो लोग वहां हैं, रुकें। जू हुओ नहीं रुका, लेकिन अगले ही सेकंड गोली ने उसके बगल में फर्श की टाइल में छेद कर दिया। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि नेता बंदूक उठाए हुए इस ओर चला आ रहा है। आप कहां जाना चाहते हैं? बाहर जाओ और किसी को बुलाओ। जू हुओ ने कहा, चानान रोड पर अभी भी बहुत सारे लोग हैं। उन्हें यहाँ बुलाना और एक साथ रहना सुरक्षित है। क्या आप लोगों को बचाने के लिए यहाँ नहीं है? उस आदमी ने अपने हाथ के पीछे सफेद पट्टी देखी और उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं। क्या आप खिलाड़ी हैं? ये सही है। जू हुओ ने सिर हिलाया, लेकिन मैं वेंगार्ड टीम में शामिल नहीं हुआ। आप वेंगार्ड टीम से हैं, ठीक है।
क्या आप लोगों को बचाने के लिए यहाँ केवल 3 ही हैं? उस आदमी ने कुछ बार उसकी ओर देखा और फिर कहा, हम अग्रणी हैं और हम अनुवर्ती बचाव की सुविधा के लिए लोगों को इकट्ठा करेंगे। चूंकि आप भी एक खिलाड़ी हैं, इसलिए मत जाए और हमारे साथ व्यवस्था बनाए रखिए। आराम करने के लिए जगह ढूंढो। जू हुओ ने मना नहीं किया और 3 लड़कियों की ओर रुख किया। चित्र वाली लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपना सिर हिलाकर व्यक्त किया कि वह उसके साथ रहना चाहती है। कोई जल्द ही हमें बचाने आएगा, डरो मत, तुम वांग चाओकिंग के साथ रहो, सावधान रहो, अगर कोई तुम्हें धमकाता है तो विनम्र मत बनो। जू हुओ ने उसके हाथ के पिछले हिस्से को थपथपाया। पेंटिंग करने वाली लड़की ने दयनीय ढंग से सिर हिलाया और वांग चाओकिंग ने जल्दी से कहा, भाई चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से हमारी बहन की देखभाल करूंगा। जू हुओ ने उसकी ओर देखा, फिर कंप्यूटर की ओर देखा। वांग चाओकिंग ने जानबूझकर सिर हिलाया। जू हुओ ने छद्मवेशी वर्दी का अनुसरण किया और चला गया। इस समय कुछ शांत युवा लोग 2 और 3 की संख्या में बाहर गए और बाहर बिखरे हुए सभी लोगों को बुलाया, जिनमें स्टोर मैनेजर और वेटर भी शामिल थे, जिन्हें जू हुओ ने लात मारी थी। जैसे ही वे अंदर आए, वे छलावरण वर्दीधारी से यह कहने के लिए इंतजार नहीं कर सके, कॉमरेड, ये वही है जिसने बिना किसी कारण के लोगों को चोट पहुंचाई है और अब एक समाज कानून द्वारा शासित है। आपको इस मामले की रिपोर्ट करनी चाहिए और उसे सजा देनी चाहिए, कई वर्षों तक जेल। एक मजबूत और एक पतली, 2 छलावरण वाली वर्दी जू हुओ के आसपास के लोगों की ओर मुड़ी। भाई फैंग, उन्हें यहाँ से बाहर निकलने दो, अगर वे ईमानदार नहीं है तो वे ईमानदार रहेंगे। ब्रदर फैंग नामक नेता ने अधीरता से कहा, क्या आप जनता के सेवक नहीं हैं? ऐसा रवैया क्यों? स्टोर मैनेजर ने वीडियो लेने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला। मैं आपके कार्यों को इंटरनेट पर पोस्ट करना चाहता हूँ। हालांकि जैसे ही फोन उठाया गया, उसे लंबी और पतली छलावरण वाली वर्दी के तारांकन ने नीचे गिरा दिया और फिर बंदूक की काली थूथन का निशाना उसके माथे पर लगा दिया गया। स्टोर मैनेजर का अहंकार अचानक कमजोर हो गया। उसने डर के मारे अपना शरीर झुका लिया और दूसरे पक्ष के संकेत के तहत धीरे धीरे जमीन पर पीछे हट गया और दूसरों के साथ बैठ गया। आपको शर्म आनी चाहिए। लंबा और पतला छलावरण सूट थूकता हुआ जू हुओ की ओर देखने लगा और फिर दरवाजा बंद करने चला गया। जल्द ही उन्होंने शॉपिंग मॉल की पहली मंजिल के सभी 6 निकास द्वारों को बंद कर दिया। इस कार्रवाई ने निस्संदेह शॉपिंग मॉल में बचाव का इंतजार कर रहे लोगों के सिर पर ठंडा पानी डाल दिया। हर कोई कानाफूसी करने लगा और बहादुर लोग मदद नहीं कर सके, लेकिन पूछा, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? बेशक यह आपकी जान बचाने के लिए है। भाई फैंग मुस्कुराए, आप में से जिनके हाथों में सफेद पट्टियां हैं, वे खड़े हो जाएं। इस समय सभी ने उन पर पहले जितना विश्वास नहीं किया और उनकी बातों का उत्तर नहीं दिया। भाई फैंग ने बाएं और दाएं सिर हिलाया और 2 छलावरण वर्दीधारी बंदूकें लेकर भीड़ में तलाशी के लिए गए और उन्हें वास्तव में हाथों के पीछे सफेद धारियों वाले 2 लोग मिले, एक पुरुष और एक महिला। पुरुष ने एक नुकीली टोपी पहनी थी और महिला ने फैशन के कपड़े पहने हुए थे। शर्ट और पतलून, चेहरे का आधा हिस्सा बालों से ढका हुआ है। दोनों शॉपिंग मॉल की दूसरी मंजिल से नीचे आए। लंबे और मजबूत छलावरण वाले वर्दीधारी ने महिला को पकड़ लिया और उसके कपड़े खींच लिए। नुकीली टोपी ने रुकने के लिए आगे कदम बढ़ाया। आप समलैंगिकों के साथ क्या करने जा रहे हैं? लंबे और मजबूत छद्मवेशी वर्दी ने उसे जमीन पर पटक दिया, सीधे महिला का ब्लाउज फाड़ दिया और जब उसने उसकी पीठ पर नंबर देखा तो मुस्कुराया, यह अभी भी एक सफेद खिलाड़ी है। महिला ने शर्मिंदगी से उसके हाथ झटक दिए और हाथ जोड़कर पीछे हट गई। पीछे से एक लड़की ने जल्दी से अपना लाया हुआ कोट उसे पहना दिया और कई पुरुष उस महिला के सामने खड़े हो गए और छलावरण वाली वर्दी पर नजर गड़ाए हुए थे। आप किस बात से भयभीत हैं? छलावरण वर्दी में गाओजून ने व्यंग्य किया और कहा, अगर आप इसे अपने दरवाजे पर भेजना चाहते हैं तो मैं आपको पसंद भी नहीं करता। जैसे ही वह बोला, उसने भीड़ की तलाशी ली और अचानक उसकी आंखें चमक उठी। वह रंगी हुई लड़की के पास गया, उसकी कलाई पकड़ ली और उसे ऊपर उठाया। उसके पास तारांकन और नितंब है। भाई फैंग, उसका फिगर अच्छा है। इतना कहने के बाद वह लड़की को खींचकर बाहर ले जाने वाला था। बूढ़े सज्जन ने तुरंत लड़की की रक्षा की। छोटे भाई, यह महत्वपूर्ण है। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि आप इस तारांकन को पसंद करें और उसके सुरक्षित होने तक प्रतीक्षा करें? एक के बाद एक अवरुद्ध होने पर गाओजून की छद्म वर्दी ने अपनी मुस्कुराहट वापस ले ली, अपनी आंखों में थोड़ा क्रूर भाव के साथ अपनी बंदूक उठाए। कोई भी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत करता है, नरक में जाओ बूढ़े आदमी। बैंग बैंग बैंग, गोलियों की एक श्रृंखला जमीन से लेकर विपरीत चीनी मिट्टी की दुकान तक चली। भीड़ की चीख पुकार और चीनी मिट्टी के बर्तनों के फटने के बीच लंबी और मजबूत छलावरण वर्दी में बंदूक उसके हाथ से उड़ गई और 20 मीटर दूर जा गिरी। जमीन पर गिरने के बाद वह सीधे गेट पर जा गिरी। जू हुओ 2 चित्रकारों के सामने खड़ा हो गया। उसने एक हाथ से गाओजून की छलावरण वर्दी की बांह पकड़ ली और दूसरे हाथ से उसकी मुट्ठी पकड़ ली। चौंकने के बाद उन्होंने पैर उठाया और एक दूसरे को लात मारी। 2 कदम पीछे हटो। अच्छा काम। छलावरण वर्दी में गाओजून पीछे हट गए और एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन फिर उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच ली और इसी क्षण भाई फैंग, जो कुछ ही दूरी पर थे, ने कहा, ठीक है। वह इस ओर चला और लंबी छलावरण वर्दी के कंधे को अपनी हथेली से थपथपाया। एक दिन के लिए उस बेवकूफी भरी बात के बारे में मत सोचो। बोलने के बाद उसने जू हुओ की ओर फिर से देखा। भाई, इसे छिपाकर रखो, मैंने तुम्हें पहले कम आका था। जू हुओ के दाहिने पैर में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन यह उसके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा था। अभी किक के साथ उसने विशेष विकास के आशीर्वाद के तहत अपनी सारी ताकत समाप्त कर दी थी, लेकिन प्रतिद्वंद्वी ने स्पष्ट रूप से जगह छोड़ दी थी। जैसे ही वे लड़े, उन्हें दोनों पक्षों के बीच ताकत में असमानता महसूस हुई। इन 3 लोगों के बाहरी क्षेत्र के खिलाड़ी होने की संभावना है। आप सभी बस काले और सफेद जीवन और मृत्यु की स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं। आपके पास यहाँ एक उद्देश्य होना चाहिए और हत्या कोई अपराध नहीं है। उसने शांति से कहा। ये कहना आसान है। भाई फैंग ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेजी से घूम रहा है। मेरे पीछे क्यों नहीं आते? मुझे तुम्हारी महिला या तुम्हारे 2 दोस्तों की परवाह नहीं है। मैं आपके साथ सहयोग कर सकता हूँ। इसका आधार यह है कि आपके लोग मेरे लोगों को छू नहीं सकते हैं और लोगों को लापरवाही से नहीं मारना सबसे अच्छा है। मैं भविष्य में छिपकर नहीं रहना चाहता, जू हुओ ने स्पष्ट रूप से कहा। बंदूक उठाने के लिए जाते समय गाओजून छलावरण वर्दी ने असंतोष दिखाया। आप अभी भी एक शर्त बनाना चाहते हैं?
भाई फैंग ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया, आगे बढ़े और कहा, हमें इन लोगों से कोई शिकायत या दुश्मनी नहीं है। हमें लोगों को मारना नहीं है, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि वे योग्य हैं या नहीं। आप कैसे सहयोग करते हैं? जू हुओ ने पूछा। अध्याय 131 उत्तर जीविता मृत्यु से भी बदतर है। ये बहुत सरल है। 40 लोगों का एक समूह अलग अलग खड़ा है। भाई फैंग ने चारों ओर लोगों की ओर देखा। यह अच्छी बात है कि इस मॉल में अधिक लोग नहीं मरे। उनके अस्पष्ट वाक्य ने घबराए हुए लोगों को और भी अधिक भयभीत कर दिया, और वे एक साथ इकट्ठा हो गए और हिलने की हिम्मत नहीं की। उन्हें देखकर आप मेरा इंतजार करते हैं और मैं आपके देर करने का इंतजार करता हूं। भाई फैंग ने उपहास किया और आकाश में गोली चला दी। मैं तुम्हें 5 मिनट दूंगा और 5 मिनट से अधिक समय लेने वाले सभी को मार डालूंगा। शॉपिंग मॉल में लोग घबराए हुए खरगोशों की तरह भागे। जो लोग एक दूसरे को जानते थे वे एक साथ भीड़ गए और कुछ लोग जोर जोर से गिनती करते रहे। 200 या उससे अधिक लोगों को 5 समूहों में विभाजित किया गया था और शेष लोग 40 नहीं बन सकते थे, इसलिए उन्होंने विभाजित समूह से महिलाओं और बच्चों को बाहर निकाला और दृश्य शुरुआत से भी अधिक अराजक था। भाई फैंग और तीनों ने प्रसन्न भावों के साथ इस दृश्य को दिलचस्पी से देखा। कम से कम बच्चे को तो अंदर आने दो, एक मां ने आसपास के लोगों को चिल्लाया, लेकिन एक बड़े आदमी ने उसे धक्का दे दिया और बच्चा एक साथ जमीन पर गिर गया। तुम उसे क्यों धकेल रहे हो? उसके बगल में किसी ने उसे रोका, लेकिन बड़े आदमी ने उपहास किया, आप बहुत महान हैं, आप बाहर क्यों नहीं जाते और उसे अंदर आने देते हैं? उसके बगल वाला व्यक्ति तुरंत चुप हो गया। कम से कम 20 बूढ़े, महिलाएं और बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इस तरह बाहर धकेल दिया गया है। उनके पास अनुसरण करने का कोई रास्ता नहीं है। 2 बूढ़े लोगों ने भी घुटने टेक दिए और झुककर भाई फैंग और अन्य लोगों से अपनी जान बचाने की भीख मांगी। हलचल भरा शॉपिंग मॉल जल्द ही शांत हो गया। केवल महिलाओं और बच्चों की चीखें और बूढ़े व्यक्ति की दया की भीख बची रह गई, जिससे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। बाकी लोगों के अलावा हमारे पास 30 से अधिक लोग हैं, आइए इसे एक समूह के रूप में गिने। जू हुओ ने इस समय कहा, सीधे भाई फैंग की ओर देखा और कहा, दूसरों से निपटने के लिए गोलियां बचाएं, मुझे नहीं पता कि यहाँ अन्य खिलाड़ी भी हैं या नहीं। भाई फैंग ने अपनी मुस्कुराहट दूर कर दी, इसके बारे में स्पष्ट रूप से सोचें, यदि आप इन लोगों को एक साथ लाना चाहते हैं तो आपको उनके मामलों का ध्यान रखना होगा। जू हुओ अभिव्यक्तिहीन थी, मुझे नहीं लगता कि गैर विकसित लोगों के एक समूह को छेड़ना दिलचस्प है, आप सीधे मुद्दे पर क्यों नहीं आते? भाई फैंग हंसने से पहले कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे। हाँ, मैं आप जैसे स्मार्ट लोगों की प्रशंसा करता हूँ। आप सभी यहाँ आए। बाकी लोग जल्दी से जू हुओ और अन्य लोगों के पीछे इकट्ठे हो गए। नुकीली टोपी और महिला खिलाड़ी भी झुक गईं। दोनों ने थोड़ी शर्म से जू हुओ की ओर देखा और चुपचाप एक तरफ खड़े हो गए। अप्रत्याशित रूप से भाई फैंग के तीनों भी उनकी ओर चल पड़े। एक निश्चित दूरी बनाए रखने के बाद उन्होंने अन्य 4 समूहों के लोगों को दूर रखने के लिए चिल्लाया। लोगों के 5 समूहों के अलग होने के बाद भाई फैंग ने समय देखा, कुछ देर तक बुदबुदाया, फिर अपना सिर उठाया और जू हुओ से कहा, आप शायद इस काले और सफेद टर्न टेबल की उत्पत्ति नहीं जानते हैं। यह एक ग्रेड ए है सदस्य शोक मनाने वालों के लिए। खेल का पहला आधा घंटा एकल जीवन और मृत्यु का खेल है। आधे घंटे के बाद जब तक बड़े टर्न टेबल में 100 से अधिक लोग बचे हैं, वे स्वचालित रूप से मल्टीप्लेयर डेथ राउंड के दूसरे दौर में प्रवेश करेंगे। प्रत्येक राउंड में कम से कम 24 लोग होंगे। इसका मतलब यह है कि 40 लोगों के समूह की कोई आवश्यकता नहीं है। नुकीली टोपी पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। भाई फैंग मुस्कुराए, बेशक इसकी कोई जरूरत नहीं है। कुंजी वह है जिसे जीवित रहने का मौका मिलता है और बाकी बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। और अब मौजूद 5 लोग जिनके बचने की संभावना है, एक साथ खड़े हो गए हैं। लोगों के अन्य समूह जो सीधे कान लगाकर उनकी बात सुन रहे थे, वे अवाक रह गए, लेकिन अगले ही सेकंड में कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया की और भागना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कदम उठा पाते, अचानक काली और सफेद जमीन शुरू हो गई घुमाव। रंग एक दूसरे के साथ मिश्रित हो गए और जमीन पर 10 मीटर से अधिक व्यास वाले कई काले और सफेद टर्न टेबल बन गए। जो कुछ लोग बाहर भागे वे किनारे पर कदम रखते ही खून से लथपथ हो गए। भयभीत भीड़ पीछे हट गई और कई लोग किनारे पर टर्न टेबल से बाहर गिर गए और एक के बाद एक मर गए। कुछ ही देर में शॉपिंग मॉल का फर्श खून से भर गया। जू हुओ ने एक नजर डाली और पीछे मुड़कर देखा। उसने अपने पैरों के नीचे नवगठित टर्न टेबल को देखा। यह उस छोटे टर्न टेबल से भिन्न था जिसे उसने पहले शुद्ध सफेद स्थान में देखा था। इस टर्न टेबल का पॉइंटर टर्न टेबल से जुड़ा हुआ था और यह प्रकट होते ही प्रकाश की किरण की तरह था। वह बिना रुके जमीन पर घूम रहा था। उसने अपना सिर उठाया और भाई फैंग से पूछा, क्या ये खेल बारी बारी से हो रहा है? ये सही है। भाई फैंग ने अपने पैर पटके और पासिंग पॉइंटर पर कदम रखा। समय समाप्त होने पर पॉइंटर रुक जाएगा। हर बार जब ये रुकता है तो किसी को बाहर आना होगा और पॉइंटर को घुमाने के लिए टर्न टेबल के केंद्र में खड़ा होना होगा। यहाँ हम में से 5 लोग हैं और हमारे बचने की 5 संभावनाएं हैं, लेकिन अकेले 5 लोग बहु व्यक्ति की मौत की स्थिति को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसने कहा और पीछे चकमा दे रहे लोगों पर नजर डाली। हर किसी को एक बार बारी बारी से जाना पड़ता है। आप इतने सारे लोगों को अंदर लाए, आप पहले दौर में आए। जू हुओ ने किनारा नहीं किया, लेकिन पूछा, बहु व्यक्ति की मौत का खेल कब खत्म होगा? मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूँ। भाई फैंग ने कहा, मेरे पास केवल इतनी ही जानकारी है। जू हुओ ने उसकी अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया और अदृश्य रूप से भौहें सिकोड़ ली। भाई फैंग स्पष्ट रूप से सच नहीं बता रहे थे। वे भी जीवन मृत्यु की स्थिति में फंसे हुए थे, लेकिन उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। काले और सफेद हिंडोला एक कालकोठरी नहीं है। टिकट के बाहर निकलने में सक्षम होने की सबसे अधिक संभावना है। बैकअप के लिए टिकट होना एक बात है, लेकिन ये लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन वास्तव में इसे हल करना चाहते हैं, जीवन और मृत्यु की स्थिति। कोई तो कारण होगा कि वे इतने सारे लोगों को एक साथ क्यों लाए। उन तीनों के चारों ओर अपनी आंखें घुमाते हुए जू हुओ को इस समय थोड़ा मुश्किल महसूस हुआ। वास्तविक उच्च स्तरीय खिलाड़ियों से मिलने के बाद ही उन्हें लगा कि विदेशी खिलाड़ियों से निपटना मुश्किल है। इन कुछ लोगों को इस स्तर के खिलाड़ियों द्वारा फंसाया जा सकता है। कम से कम इसके तहत वे तीनों मॉल में इधर उधर घूमते रहे। प्रतीत होता है कि लापरवाही से, लेकिन वास्तव में उन्होंने चुपचाप सहयोग किया और कोई भी अंधा स्थान नहीं छोड़ा। अभी से लेकर अब तक वह नुकीली टोपी वाला और महिला खिलाड़ी इन 3 लोगों से घिरे हुए हैं। अगर वे जबरदस्ती घेरा तोड़कर निकलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें तुरंत रोक दिया जाएगा। स्वाभाविक रूप से वह अब जीवन और मृत्यु की स्थिति में नहीं जा सकता।
रुकते हुए उन्होंने फिर पूछा, अंडरटेकर द्वारा घोषित नियमों के अलावा क्या आप कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी जानते हैं? भाई फैंग इस बार नहीं बोले। मैं नेतृत्व कर सकता हूं, लेकिन आप जीवित रहने का कोई मौका बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। उन्होंने आगे कहा, अगर जिंदगी और मौत का ये खेल अंतिम व्यक्ति तक जाता है और नहीं रुकता तो आप क्या करेंगे? मैं और क्या कर सकता हूँ? बेशक मैं जाने के लिए टिकट का उपयोग करता हूँ। गाओ जून ने छद्मवेशी वर्दी में कहा, आप बेईमान हैं, आप हमसे कुछ शब्द निकलवाना चाहते हैं। यदि आप टिकट का उपयोग करना चाहते हैं तो आपने अब तक देरी क्यों की? जू हुओ शांत दिखे, इतने लंबे समय के बाद आप खाली हाथ लौटने को कैसे तैयार हो सकते हैं? भाई फैंग ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं दूसरों के बारे में नहीं जानता, लेकिन उपक्रमकर्ता द्वारा इस्तेमाल किए गए इस ड्रॉप को मरने से बेहतर जीना है कहा जाता है। ये नाम बहुत अजीब है, अगर वे जीवित रह सकते हैं तो कौन मरने की भीख मांगेगा? वांग चाओक्विंग बुदबुदाया। शोक करने वाले, निस्संदेह मुझे आशा है कि अन्य लोग मृत्यु मांगेंगे। भाई फैंग ने लापरवाही से कहा, सूचक पर नजर डाली जो धीरे धीरे जमीन पर धीमा हो रहा था, और जू हुओ को इशारा किया। यदि शुरुआत में दोहराव हो तो उसे ताजा करें। अध्याय 132 गैर खिलाड़ी उत्तरजीवी। घूमते हुए सूचक ने नुकीली टोपी की स्थिति की ओर इशारा किया और वह अपने पीछे के लोगों के साथ सूचक से स्पष्ट रूप से कूद गया। जू हुओ ने 2 कदम आगे बढ़ाए और अचानक कहा, मैं जीवन और मृत्यु के खेल में हूं, तुम मेरा सहारा नहीं पकड़ोगे, है ना? भाई फैंग बिना एक शब्द कहे मुस्कुराए। लंबी और पतली छलावरण वाली वर्दी ने बंदूक को पोंछ दिया और कहा, भाई फैंग को अभी भी आपका प्रॉप्स पसंद नहीं है। अच्छी बात है। जू हुओ तेजी से सूचक के आधार पर काले घेरे की ओर चला गया। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसके चारों ओर सब कुछ फिर से शुद्ध सफेद रंग में समा गया। इस बार उसके सामने जो तैर रहा था वह पहले की तुलना में थोड़ा बड़ा 24 ग्रिड वाला एक टर्न टेबल था, जिनमें से आधे काले और सफेद ग्रिड थे और काला सूचक अभी भी 10 मिनट की उल्टी गिनती थी। उसने 2 रंगों वाले रूबिक क्यूब को निकालने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि टर्न टेबल से 3 मीटर दूर खड़ा रहा और अपना हाथ उठाया। टर्न टेबल का निचला हिस्सा जो दूरी से अलग हो गया था, परमाणुकृत हो गया और गायब हो गया, और फिर उसकी उंगलियों के सामने संघनित हो गया और उल्टी गिनती संख्या तुरंत बढ़ गई। हालांकि जू हुओ ने सूचक को नहीं घुमाया, लेकिन समय कम होने का इंतजार किया। पहले 5 मिनट में उन्हें कोई असुविधा महसूस नहीं हुई, लेकिन जब 4 के साथ उल्टी गिनती शुरू हुई, तो खेल के नियमों की घोषणा करने वाले अंडरटेकर की छवि अचानक उनके दिमाग में आ गई। 6 नियमों को बार बार दोहराया गया और फिर उन लोगों में विस्फोट हो गया। हर कोई एक अज्ञात शक्ति से मरता है जिसके स्रोत का पता नहीं लगाया जा सकता है, और उससे बचाव करना असंभव है। एक बार हैग में स्थानांतरित होने के बाद एकमात्र अंत मृत्यु है और कोई भी इसे बचा नहीं सकता है। उसके पास केवल 10 मिनट है। यदि वह जुआ खेलता है तो वह बैच पर स्विच करने में सक्षम हो सकता है। त्योरियां और सख्त हो गईं और उल्टी गिनती को घूरती जू हुओ की आंखें और अधिक अधीर हो गईं। जब उल्टी गिनती केवल 3 मिनट दूर थी, तो अंतरिक्ष में एक पीली और लगभग पारदर्शी लोहे की चेन दिखाई दी, जिसका एक सिरा टर्नटेबल के चारों ओर लिपटा हुआ था और दूसरा सिरा उसके चारों ओर लिपटा हुआ था। कलाई उसे अपना हाथ उठाने के लिए प्रेरित करती है। मतिभ्रम या टर्नटेबल की शक्ति। इससे पहले कि फैला हुआ हाथ पॉइंटर को छूता, उसके हाथ के पिछले हिस्से में अचानक दर्द हुआ। पलक झपकते ही चेन गायब हो गई। 1 मिनट से अधिक समय बचा है और वह ये नहीं सोचेगा कि 10 मिनट के बाद उसे मुड़ना नहीं पड़ेगा। बाहर गाओ जून की छलावरण वर्दी ने जू हुओ के बगल में खड़ी पेंटिंग करने वाली लड़की को दुर्भावना से देखा। यह एक वरिष्ठ है, भले ही आप प्रॉप्स द्वारा बनाई गई जगह के चारों ओर घूमना नहीं चाहते हैं, अंत में यह आप पर निर्भर है। चित्र बनाने वाली लड़की ने अपनी आंखें घुमाई और वह शब्दावली टाइप की जो उसने अभी फोन पर सीखी थी, बेवकूफ। लंबी और मजबूत छलावरण वाली वर्दी जमीन से टकराए और खड़ी हो गई, लेकिन जू हुओ ने सिर्फ 3 बार अपना हाथ बढ़ाया और वह तुरंत रुक गया, केवल ये देखने के लिए कि उसके हाथ के पीछे की सफेद पट्टी गायब हो गई थी। असफल। जू हुओ की आंखों की रोशनी लौट आई और उसने भाई फैंग और तीनों की ओर देखा। मैंने हैग की ओर रुख किया। भाई फैंग का चेहरा एक पल के लिए बदसूरत हो गया। आप प्रॉप्स का उपयोग क्यों नहीं करते? मेरे प्रॉप्स हर बार काम नहीं करते। जू हुओ ने बस कुछ कहा और पेंटिंग करने वाली लड़की को वापस किनारे पर ले गया। इस समय उनके बगल में टर्नटेबल पर मौजूद लोगों के एक समूह ने जीवन और मृत्यु की स्थिति से बचने के लिए पॉइंटर से दूर रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन पॉइंटर के रुकने के बाद उस स्थान के सभी लोग जहां वह स्थित था सुस्त या पागल हो गया। जाहिर है, हर कोई एक ही समय में इसकी चपेट में आ गया। जीवन और मृत्यु। इसके बाद रुक रुक कर तारांकन 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 विस्फोट हुआ। यही स्थिति कई अन्य टर्नटेबल्स पर भी दिखाई दी और टर्नटेबल्स में से एक पर मौजूद व्यक्ति पॉइंटर के बाहर ग्रिड में छिप गया, लेकिन अंत में फिर भी उसे यादृच्छिक रूप से चुना गया। जू हुओ ने टर्नटेबल में विस्फोटित ग्रिडों पर नजर डाली और उसकी आंखें थोड़ी हिल गईं। बेवकूफ। भाई फैंग ने उपहास किया, घूमे और भीड़ को हटा दिया और लापरवाही से एक बच्चे को पकड़े हुए महिला की ओर इशारा किया। अगला। अहम। नुकीली टोपी ने अपना गला साफ किया। इस बार मैं ऐसा करूंगा। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, उसे लंबी छद्म वर्दी ने पीछे धकेल दिया। क्या हीरो बनने की आपकी बारी है? यहां से चले जाओ। नुकीली टोपी वाला बहस करना चाहता था, लेकिन जब उसने बंदूक को अपनी ओर तानते हुए देखा तो उसने अपनी बात वापस निकल ली। वहां पर भाई फैंग ने कहा, जीवित रहने का मौका बर्बाद न करना सबसे अच्छा है। अगर आप सड़क पर जाना चाहते हैं तो मैं आपको सवारी दे सकता हूं। जिस महिला की ओर इशारा किया गया, उसने रोते हुए बच्चे को अपने आसपास के लोगों को सौंप दिया, लेकिन उस बूढ़े सज्जन ने उसे रोक दिया, जो जू हुओ और अन्य लोगों का पीछा कर रहा था। उन्होंने भाई फैंग से कहने की पहल की, जब तक ये वह खिलाड़ी नहीं है जिसका आपने उल्लेख किया है, कोई और भी ठीक होगा। ठीक है। भाई फैंग ने सिर हिलाया। बूढ़े आदमी ने अपना सिर घुमाया और उस महिला से और जो लोग उससे मना करना चाहते थे, उनसे कहा, मैं 60 या 70 साल का हो गया हूं और मरना कोई अफसोस की बात नहीं है। आप युवाओं को अच्छी तरह से जीना है, तभी जब क्या आप जी सकते हैं। क्या देश को आशा है और बच्चों को आशा है। उसने अपने कपड़े ठीक किए, अपनी पत्नी की अंगूठी निकाली और उसे अपने हाथ पर रख लिया, शांति से पॉइंटर घुमाने के लिए चला गया और सीधे घेरे में खड़ा हो गया। जू हुओ ने बाहर उनसे पूछा, श्रीमान क्या आप मौत से डरते हैं? हाँ हाँ। बूढ़ा आदमी जोर से हंसा। बूढ़े आदमी, जब मैं छोटा था तो मैंने भी एक सैनिक के रूप में काम किया था, और अगर मैं मौत से डरता हूं तो मैं बंदूक नहीं उठा सकता। जू हुओ थोड़ा मुस्कुराया, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं।
सूचक तुरंत रुक गया और 10 मिनट की उल्टी गिनती शुरू हो गई। बूढ़े व्यक्ति ने जो देखा उसका वर्णन करना शुरू किया। हर जगह सफेद 24 ग्रिड वाला एक टर्न टेबल है। सफेद सूचक, टर्न टेबल अभी भी चल सकता है, आप इसे छू नहीं सकते या छू नहीं सकते। मैं इसे चालू करने जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। इस समय जू हुओ ने अपना खंजर निकाला और उसके पास गया, उसका हाथ लिया और उसकी हथेली पर 2 शब्द लिखे, मुड़ना मत। जब भाई फैंग ने ये देखा तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली, लेकिन कुछ नहीं बोला। उल्टी गिनती जल्द ही खत्म होने वाली थी। हालांकि बूढ़े व्यक्ति ने यह संकेत देने के लिए इशारा किया कि उसे संदेश प्राप्त हो गया है, फिर भी उसने अंतिम 10 सेकंड में सूचक को घुमाया और फिर उसके हाथ के पीछे एक सफेद पट्टी दिखाई दी। चोटीदार टोपियां और पीछे बैठे अन्य लोग खुशी से चिल्लाने लगे और वो वृद्ध सज्जन जो जीवन और मृत्यु की स्थिति से बाहर आ गए थे, स्वयं इस पर विश्वास नहीं कर सके, मैं अभी भी जीवित हूँ। मैं बस कड़ा संघर्ष करना चाहता हूँ। अगर मैं भाग्यशाली रहा तो शायद मैं एक और व्यक्ति को बचा सकता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सफल होगा। संभवतः अच्छे लोगों को पुरस्कृत किया जाता है, जू हुओ ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़ा आदमी कितना भाग्यशाली है, गाओ जून ने छद्मवेश में बड़बड़ाया, लेकिन भाई फैंग ने ऐसा नहीं सोचा। उसने जू हुओ की ओर देखा, हुआ नु और वांग चाओकिंग की ओर बंदूक तान दी। भाई, तुमने देखा, रास्ता ढूंढो, इसे छिपाओ मत, बस बात करो। ये बस एक छोटा सा अनुमान है, जू हुओ ने कहा। मुझे नहीं लगता कि यह टर्नटेबल अनसुलझा है। ऐसा लगता है कि जीवन और मृत्यु के खेल में प्रवेश करने के बाद केवल एक ही विकल्प है, लेकिन वास्तव में एक दूसरा भी है। वह सुई घुमाने के लिए नहीं है। यह असंभव है, जीवन और मृत्यु के खेल में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सूचक को घुमाना होगा। भाई फैंग ने निर्णायक ढंग से कहा। क्या आप 100% निश्चित हैं, या आप नहीं जानते क्योंकि आपने इसे नहीं देखा है? जू हुओ ने पूछा। प्रॉप्स के उपयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए। ऐसे प्रॉप्स जिनका मरना 100% निश्चित है और जिनके जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है, वे प्रॉप्स के नियमों के अनुरूप नहीं है। किसी को जीवित रहने का मौका मिल सकता है, भाई फैंग ने कहा। काले और सफेद वर्गों को आधे में विभाजित किया गया है, 50% संभावना है। आप अब तक कितने लोगों से मिले हैं जिनके पास जीवित रहने का मौका है? खिलाड़ियों की गिनती नहीं की जाती है। भाई फैंग ने बूढ़े आदमी की ओर देखा। वह अकेला है, बाकी खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी धोखा देने के लिए प्रॉप्स का उपयोग कर सकते हैं। यह देखा जा सकता है कि जीवन और मृत्यु आधे आधे में विभाजित है। हर किसी के लिए जीवन का आधा भाग प्रकट होने की संभावना बहुत कम है। जू हुओ ने कहा। वास्तव में बूढ़े व्यक्ति को अभी पॉइंटर घुमाने की जरूरत नहीं थी, वह बेहद जाग रहा था। अगली पसंद। उस स्थिति में आइए दूसरा विकल्प आजमाएं, पॉइंटर को घुमाए बिना। अध्याय 133 जीवित रहने का मार्ग। यदि आप सूचक को नहीं घुमाएंगे तो जीवन और मृत्यु का खेल अमान्य हो जाएगा। आपके अनुसार लोगों को बाहर करना ठीक है, गाओ जून ने छद्मवेश में व्यंग्य के साथ कहा। कोमा का मतलब यह नहीं है कि आपने हिलने डुलने की क्षमता खो दी है और आप उत्तेजना के तहत भी जाग सकते हैं। हालांकि खेल के नियमों में कोमा में पड़े व्यक्ति को शामिल किया गया है या नहीं, यह अलग बात है। जू हुओ ने शांति से विश्लेषण किया, लेकिन कोमा में जीवन और मृत्यु की स्थिति से गुजरते हुए क्या आपको जीवित रहने का मौका मिल सकता है? यदि आपके पास बचने का कोई मौका नहीं है तो भी आप खेल नहीं छोड़ सकते। लेकिन ये जीवित रहने का एक तरीका हो सकता है और यह सहारा शहर को अनिश्चित काल तक नियंत्रित नहीं कर सकता है। 2 लोगों को प्रयास करने के लिए बुलाओ। भाई फैंग ने कुछ देर सोचा और कहा, और लंबी और पतली छलावरण वाली वर्दी तुरंत लोगों को खींचने चली गई। इस बार शिखर टोपी ने जोरदार हस्तक्षेप किया। चूंकि एक व्यवहार्य विधि है, प्रयोग के लिए अन्य लोगों का उपयोग क्यों करें, मैं करूंगा। इस बार उनकी बात पूरी होने से पहले ही उन्हें गर्दन से पकड़ लिया गया और ऊपर उठा दिया गया। लंबी और पतली छलावरण वाली वर्दी उदास लग रही थी। ईमानदारी से खेल में कौन रहना चाहता है? हम जो चाहते हैं वह जीवित रहने का मौका है। यदि आप टर्नटेबल नहीं घुमाते हैं तो आपके बचने का कोई मौका नहीं होगा, जू हुओ ने कहा। इसके बजाय भाई फैंग मुस्कुराए। आपको कैसे पता चलेगा कि आप कोशिश नहीं करते? भाई वांग चाओक्विंग अचानक जू हुओ के पीछे आए और उन्हें फोन दिया। देखो, आप कहां देख रहे हैं? छद्मवेशी वर्दी में गाओ जुआंग ने मोबाइल फोन छीन लिया। उस पर एक सरकारी समाचार था जिसमें एक संदेश की घोषणा की गई थी जिसमें कहा गया था कि कोई व्यक्ति सुई घुमाए बिना जीवन और मृत्यु की स्थिति से बच गया है। इसलिए सरकार ने जनता से अपील की कि वे पॉइंटर को न छुएं, मल्टीप्लेयर मौत की स्थिति में रहें और बचाव की प्रतीक्षा में इधर उधर न घूमें। भाई फैंग, ऐसा लगता है कि यदि आप इसे चालू नहीं करेंगे तो वास्तव में जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। उसने फोन वापस फेंक दिया। जू हुओ ने इसे अपने हाथ में ले लिया, वीडियो इंटरफेस को छोटा कर दिया और मेमो के पीछे पाठ को देखा। एक गगनचुंबी इमारत की 18वीं मंजिल पर एक महिला है। हालांकि उसने एक पुरुष के रूप में कपड़े पहने हैं, मैं एक नजर में बता सकता हूं कि वह एक महिला है। उसके पास एक पॉकेट घड़ी है जिसे सम्मोहित किया जा सकता है। मैंने देखा कि वह फंसे हुए लोगों से कह रही थी कि उन्हें इमारत से कूद जाने दें। वे लोग वास्तव में एक एक करके इमारत से कूदने के लिए कतार में खड़े थे। ये भयानक है। अब गगनचुंबी इमारतें शवों से भर गई हैं। जब मैं चला गया तो कई खिलाड़ी और विशेष बल अंदर गए। जू हुओ ने तुरंत इन कुछ पंक्तियों को स्कैन किया, उसे फोन लौटाया और भाई फैंग की ओर मुड़कर कहा, वास्तव में एक और संभावना है। भाई फैंग और तीनों ने एक के बाद एक अपना सिर घुमाया। इस प्रोब का नाम है मरने से जीना बेहतर है। अभी अभी बूढ़े व्यक्ति ने मरने के दृढ़ संकल्प के साथ जीवन और मृत्यु के खेल में प्रवेश किया, लेकिन अंत में वह बेगे में बदल गया। क्या इसका मतलब यह है कि जो लोग मौत से कम डरते हैं उनके बैच की ओर स्थानांतरित होने की संभावना अधिक होती है? 3 लोगों की सवालिया निगाहों का सामना करते हुए जू हुओ ने शांति से समझाया, जो लोग पहले जीवन और मृत्यु की स्थिति में शामिल थे, चाहे वे तारांकन हो या अंत तक दबाए गए हो या सूचक को घुमाया हो, वे ऐसे थे। मौत के डर से वे शांत भी नहीं हो सके। खुद को नियंत्रित करना तो दूर की बात है, डायल न घुमाने की क्षमता। बूढ़े सज्जन के बिल्कुल विपरीत। इस बच्चे ने जो कहा वह समझ में आता है। लंबी और पतली छलावरण वाली वर्दी ने पहले ही नुकीली टोपी को उतार दिया था और उन्होंने कहा, अब प्रॉप्स के नाम वास्तव में दिलचस्प हैं। भाई फैंग ने जू हुओ की ओर देखने से पहले कुछ देर सोचा। आप अभी उस दौर में असफल हुए हैं। ये केवल सफलता दर बढ़ाने की एक संभावना है और इसका मतलब 100% सफलता नहीं है। जू हुओ ने कहा, मैं अगले गेम में फिर से कोशिश कर सकता हूँ।
भाई फैंग इस बार सहमत नहीं हुए, लेकिन कहा, इस दौर में आपकी बारी नहीं है, बदल जाओ। जैसे ही उन्होंने खिलाड़ियों को बदलने के लिए कहा, टर्नटेबल पर मौजूद सभी लोग पीछे हट गए। अन्य टर्नटेबल्स पर 2 या 3 लोग पहले ही मर चुके थे और वे अभी भी सुरक्षित और स्वस्थ थे क्योंकि कोई उनके सामने था। इसलिए अब किसी ने कहा, नौजवान, तुम बहुत सक्षम हो, तुम्हें कोई रास्ता खोजने में सक्षम होना चाहिए। दूसरों को जीवित रखने के लिए कृपया हम बूढ़ों की मदद करें। अगर तुम अंदर जाओगे तो शायद जीवित बाहर आ जाओगे, लेकिन हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। एक बूढ़ी औरत ने जूहुओ का हाथ थपथपाकर और आंसुओं से पकड़ लिया। बूढ़े आदमी, अगर मैं अंदर गया तो मैं मर सकता हूँ। जूहुओ ने कहा। लेकिन आप सक्षम हैं। बुढ़िया ने कहा, मेरे बेटे ने अभी तक पत्नी से विवाह नहीं किया है, इसलिए मैं यहाँ मरना नहीं चाहती। मैं सक्षम हूँ या नहीं, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बूढ़े आदमी। जूहुओ ने अपना हाथ खींच लिया। अपने पीछे देखो, बहुत सारे बच्चे हैं, अगर तुम सामने हो तो वे बच सकते हैं। वह मेरा बच्चा नहीं है। बुढ़िया ने उत्साहित होकर कहा, मैं उनके लिए क्यों मरूं? तो फिर तुम मेरे भाई को अपने लिए क्यों मरने देते हो? वांग चाओक्विंग ने कहा, जब आप बूढ़े होते हैं तो आपकी चमड़ी मोटी होती है, क्या आप अपने सामने वाले बूढ़े सज्जन से सीख सकते हैं? बुढ़िया का रंग बदल गया और वह अपना मुंह हिलाते हुए कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जूहुओ ने रुकने से पहले अपने पैरों की ओर इशारा किया और कहा, हर किसी का एक ही जीवन है, क्यों ना खेल को यह तय करने दिया जाए कि किस पर रुकना है। फैसला। वह एक बूढ़ी औरत ऐसे उछली मानो जल रही हो और दूसरों के पीछे छिपने के लिए भीड़ में फुर्ती से घुस गई। जूहुओ ने अपने चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं दिखाया और वांग चाओक्विंग की पीठ पर लगे दाग को पोंछने के लिए आगे बढ़े। वांग चाओक्विंग ने उसकी ओर तिरछी नजर से देखा। लोग, भाई फैंग ने इस समय कहा, यह समझ में आता है कि अधिकांश लोगों को विकास द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं, समय बर्बाद मत कीजिए। उसने नुकीली टोपी की ओर इशारा किया, इस बार तुम आओ। चोटी वाली टोपी एक पल के लिए ठिठक गई, फिर अवचेतन रूप से जूहुओ की ओर देखा। जूहुओ ने उसकी ओर सिर हिलाया, तुम्हारे पास जीवित रहने का मौका है और तुम मरोगे नहीं, तो तुम किस बात से डरते हो? चोटीदार टोपी ने इसके बारे में सोचा, इसलिए वह अपना सिर ऊंचा करके घेरे में खड़ा हो गया। पहले कुछ मिनटों में वह शांत था, लेकिन धीरे धीरे उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। खासकर आखिरी 2 मिनटों में उसके हाथों और पैरों में एक अजीब मुद्रा दिखाई दे रही थी, जैसे कि उसे बांध दिया गया हो। केवल उसके पैरों के तलवे जमीन पर जोर जोर से हिल रहे थे। इस समय बहुत ठंड है। छलावरण वर्दी में गाओ जून ने अपनी बाहें मोड़ ली और उपहास किया, मुझे लगा कि जब वह इतनी जोर से कूदा तो उसे वास्तव में मौत का डर नहीं था। कुछ सेकंड बाद नुकीली टोपी होश में आ गई और उसके हाथ के पीछे की सफेद पट्टी गायब हो गई। उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया, चुपचाप खड़ा हो गया और एक तरफ चला गया, जबकि बगल में महिला खिलाड़ी ने उसे सांत्वना भरी नजर से देखा। जीवित रहने के 2 मौके पहले ही खो चुके थे। भाई फैंग ने प्रयास करना बंद कर दिया और अन्य लोगों को बारी बारी से जीवन और मृत्यु के खेल में प्रवेश करने देना शुरू कर दिया। आश्चर्य की बात नहीं, अगले 7 या 8 लोग मर गए। ये देखते हुए कि लंबी और मजबूत छलावरण वाली वर्दी गुप्त रूप से मृतकों की संख्या की गिनती कर रही थी, जूहुओ ने आगे आए एक व्यक्ति को रोका, मैं इस बार ऐसा करूंगा। भाई फैंग ने उसे अकेले जाने का इशारा किया। जूहुओ घेरे के अंदर खड़ा हो गया और जल्द ही शुद्ध सफेद स्थान में प्रवेश कर गया। स्थान नहीं बदला है, लेकिन इस बार सूचक फिर से सफेद है। मॉल में पर्याप्त लोग हैं और नेता के साथ अन्य लोग जल्द ही स्मार्ट होना सीखेंगे और कुछ लोग जो शांत रह सकते हैं वे भी बूढ़े व्यक्ति की नकल करते हैं और जो जानकारी उन्होंने देखी है उसे जोर से कहते हैं, एक संदेश छोड़ना चाहते हैं उनके रिश्तेदार या बच्चे। उपाय। सभी सूचनाओं में स्थान और टर्न टेबल निश्चित है और केवल एक चर है जो सूचक है। काले और सफेद जीवन और मृत्यु का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसे और बूढ़े व्यक्ति को सफेद सूचक के साथ जीवित रहने का मौका मिला। उन्होंने नुकीली टोपी और महिला खिलाड़ी से भी पूछा और उन्होंने जो पॉइंटर देखा वह भी सफेद था। यह आकस्मिक नहीं है कि एक ही स्थिति बार बार आती है, इसलिए किसी भी जीवन मृत्यु की स्थिति जिसे जीवित रहने का मौका मिल सकता है वह एक सफेद सूचक होने की बहुत संभावना है। लेकिन वह ये नहीं सोचता कि सफेद सूचक सफेद ग्रिड की ओर मुड़ सकता है, या दूसरे शब्दों में भले ही वह सफेद ग्रिड की ओर मुड़ जाए फिर भी उसका जीना संभव नहीं होगा। मल्टीप्लेयर डेथ गेम में यदि कोई भी सक्रिय रूप से जीवन और मृत्यु गेम में प्रवेश नहीं करता है तो गेम काले और सफेद को नजरअंदाज कर देगा और अंधाधुंध हत्या करने के लिए अपने नियमों का पालन करेगा। आइटम का नाम जीवित रहना मरने से भी बदतर है, कुछ हद तक दिशात्मक हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई मृत्यु के डर के बिना जीवित रह सकता है। अपने सामने उल्टी गिनती को देखते हुए वह सूचक के पास पहुंचा। अध्याय 134 लकी ओवरग्लास। 2 मिनट बाद उल्टी गिनती समाप्त हो गई और जूहुओ अभी भी वहीं खड़ा था जहां वह था। न तो कोई विस्फोट हुआ और न ही उसके हाथ के पिछले हिस्से पर कोई सफेद पट्टी लगी। वास्तव में इसने आपसे ऐसा करवाया? भाई फैंग काफी आश्चर्यचकित थे। इंटरनेट पर कितनी भी खबरें हो, देखना ही विश्वास करना है। उसने जूहुओ की ओर देखा और कहा, तुम सचमुच मौत से नहीं डरते? डरा हुआ है, डर क्यों नहीं? जूहुओ ने कहा, बस इसे पास कर दो। जैसे ही वह बोला उसने गाओ जून की छलावरण वर्दी पर उत्तेजक दृष्टि डाली, यदि आप डरते हैं तो मैं ये राउंड खेलूंगा। ये देखकर गाओ जून की छलावरण वर्दी तुरंत फट गई और तुरंत कहा, भाई फैंग, मैं इस समय यहाँ हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं अब भी इस बच्चे से हार सकता हूँ। तुम्हारे बचने की कोई संभावना नहीं है, इस बार क्यू ई शान आएगा। भाई फैंग ने बिना किसी संदेह के कहा। जब उसने अपनी हथेली ऊपर की तो वहां एक अतिरिक्त ग्लास का घंटा था। क्यू ई शान नाम की लंबी और पतली छलावरण वर्दी ने घंटा लिया और टर्न टेबल के केंद्र में चला गया और लंबी और मजबूत छलावरण वर्दी से कहा, बुरा चेहरा मत बनाओ, अगला गेम आपके लिए है। लंबे और मजबूत छलावरण वाली वर्दी ने अनिच्छा दिखाई और बूढ़े आदमी और महिला खिलाड़ी को बंदूक के साथ बाहर निकाल दिया और उन्हें क्यू ई शान के पास खड़े होने के लिए कहा। ये किस लिए है? महिला खिलाड़ी ने कांपते हुए पूछा, क्या एक समय में केवल एक ही व्यक्ति का प्रवेश संभव नहीं है? टकराना। लंबी और मजबूत छलावरण वाली वर्दी ने उसकी पिंडली को भेद दिया, उसके बालों को पकड़ लिया और उसे अपने ऊपर खींच लिया। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो बस मेरा इंतजार करो। बूढ़े व्यक्ति ने बोलने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल उस महिला खिलाड़ी का समर्थन कर सका जो अपने दांत पीसकर किशन के पैर पर बैठी थी। जल्द ही जिंदगी और मौत का खेल शुरू हो गया।
क्यू ईशान की आंखें बदल गईं और उसी समय उसने अपने हाथ में घंटे का चश्मा घुमाया और भूरे रंग की रेत बड़े सिरे से निचले सिरे तक उड़ेल दी। जू हुओ की बांह को 2 बार छुआ गया, उसने अपना सिर घुमाया और एक रंगीन भित्तिचित्र उसकी आंखों के सामने आ गया और फिर चित्रकार ने अपना सिर बगल से बाहर निकाला, मुस्कुराहट के साथ पेंटिंग में व्यक्ति की ओर इशारा किया और फिर इशारा किया उसे। ये वह पेंटिंग है जो उसने अभी अभी अपने छोटे दोस्त से हाइलाइटर उधार ली थी। इसमें 2 लोगों को दिखाया गया है, एक जू हुओ और दूसरा वह। मेरी बहन अच्छी नहीं दिखती। बच्चा जो एक महिला की बाहों में था अचानक फुसफुसाया। उसकी मां ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और भाई फैंग को भयभीत होकर देखा, केवल यह पाया कि वे इस तरह नहीं देख रहे थे, इसलिए उसने शांत स्वर में कहा, धीरे से कहा, धन्यवाद आप। यह महिला वही थी जिसकी जगह सबसे पहले बूढ़े सज्जन ने ली थी। जू हुओ नीचे बैठी और बच्चे के रोएंदार सिर को छुआ, फिर हाइलाइटर उठाया और सफेद कागज पर एक सुअर बनाया, फिर पेंटिंग करने वाली लड़की की ओर इशारा किया। छोटी लड़की ने अपना सिर हिलाया, खूबसूरत बहन सुअर की तरह नहीं है। जू हुओ मुस्कुराई, उसने कागज से एक फूल निकाला और पेंटिंग करने वाली लड़की को दे दिया। अंकल, मुझे भी एक चाहिए, छोटी लड़की ने शर्माते हुए कहा। जू हुओ ने कागज का एक और टुकड़ा लिया, एक कोने को फाड़ दिया, इसे सफेद हाइलाइटर से रंग दिया और अपनी हथेली में रख लिया। क्या ये वास्तविक बन सकता है? उसने अपना सिर घुमाया और अपने हाथ के पिछले हिस्से पर उंगली हिलाते हुए तस्वीर वाली लड़की से पूछा। पेंटिंग करने वाली लड़की ने हल्के से उसका हाथ हिलाया और फिर छोड़ दिया। जू हुओ ने फिर से अपना हाथ फैलाया। सफेद कागज का कोना असली त्वचा की तरह हथेली से जुड़ा हुआ था। जैसे ही हाथ को पलटा जाता, वह हाथ के पिछले हिस्से तक फिसल सकता था और हाइलाइटर द्वारा खींची गई सफेद रेखा को चित्रकार की क्षमता के तहत सफेद कागज के साथ एक वस्तु में समाहित कर दिया गया है, बिल्कुल उसकी तरह। उसके शरीर पर कपड़े और गहने ड्राइंग पेपर से असली चीज में बदल सकते हैं। यह अब जीवित रहने की संभावना दर्शाने वाली सफेद पट्टियों से थोड़ा अलग दिखता है। अंकल, छोटी लड़की ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला, लेकिन उसकी मां ने घबराकर तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया और धीमी आवाज में बोली, बात मत करो, चाचाओं को परेशान मत करो, क्या तुम्हें पता है? छोटी लड़की ने सिर हिलाया। जू हुओ ने ओरिगेमी फूल उसके हाथ में रखा और खड़ी हो गई और छद्मवेशी वर्दी में तीनों को देखने के लिए मुड़ गई। क्यू ईशान पॉइंटर सर्कल में खड़े थे और सर्कल के बाहर महिला खिलाड़ी और पुराने सज्जन थे। भाई फैंग लंबी और मजबूत छलावरण वाली वर्दी के बाएं और दाएं से 2 मीटर की दूरी पर पहरा दे रहे थे। उनकी स्थिति देखकर वह थोड़ा घबरा गया और अपनी आंखें क्यू ईशान के हाथ में मौजूद घंटे के चश्मे पर ले गया। ऊपरी परत की रेत खत्म होने वाली थी, लेकिन अंदर की रेत भूरे भूरे से भूरे सफेद में बदल गई। क्यू ईशान ने सूचक घुमाया। उसी समय जैसे ही उसने अपने हाथ शुरू किए, महिला खिलाड़ी और बूढ़ा व्यक्ति अचानक बिना सांस लिए जमीन पर गिर गए और घंटे के चश्मे में रेत से अचानक एक फीकी रंग की रोशनी निकली, जिसने क्यू ईशान के पूरे शरीर को ढक दिया, फिर से गायब हो गया। पीछे पीछे छलावरण वर्दी में गाओ जून ने जू हुओ पर अपनी बंदूक तान दी। भाई, उतावले मत बनो, वांग चाओकिंग ने तुरंत उसे पकड़ लिया। जू हुओ आगे नहीं बढ़ी, उसने दोनों के शवों पर नजर डाली और पीछे हट गई। अब अंततः उसे समझ आ गया कि इन 3 लोगों के पास मॉल में इतने सारे लोग क्यों हैं। संभवतः उनके पास अन्य लोगों के जीवन की कीमत पर जीवित रहने का मौका है। दुर्भाग्य से इस बार यह संभव नहीं हो सकेगा। निश्चित रूप से जब क्यू ईशान जीवन और मृत्यु के खेल से बाहर आया, तो उसके हाथ के पीछे की सफेद पट्टी गायब हो गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? गाओ जून की छलावरण वर्दी में उनकी आवाज खो गई, आपने सफेद ग्रिड पर स्विच नहीं किया। क्यू ईशान ने उदास चेहरे के साथ कहा, नहीं। क्या भाग्यशाली घंटा अमान्य है या हमें धोखा दिया गया है? ऐसा लगता है कि 2 लोग काफी दूर हैं। भाई फैंग ने बुरी अभिव्यक्ति के साथ 2 महिला खिलाड़ियों के शरीर को लात मारकर दूर फेंक दिया और जू हुओ और अन्य लोगों को निराशा से देखा। अभी क्या हुआ? उन दोनों की अचानक मौत क्यों हो गई? बचने की कोई संभावना न होने के कारण नुकीली टोपी भीड़ के किनारे पर सावधानी से झुक गई। तुम अंधे हो, तुमने वह चमकता हुआ घंटा नहीं देखा, ये हत्या के लिए किसी प्रकार का सहारा होगा। वांग चाओक्विंग ने डर के मारे कहा, वे हमें भी इसमें नहीं घसीटेंगे। नहीं, जू हुओ ने इस समय कहा, घंटे के चश्मे के उपयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए और यह आम लोगों के लिए प्रभावी नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने 2 लोगों को चुना जिन्हें जीवित रहने का मौका मिला। क्या मैं सही हूँ? उसने अपना सिर घुमाया और भाई फैंग से पूछा। भाई फैंग ने आधी मुस्कान बिखेरी, आप और क्या देखते हैं? जू हुओ ने क्यू ईशान से पूछा, आपको टर्न टेबल पर कौन सा रंग का सूचक दिखाई दे रहा है? काला। जू हुओ ने उसकी ठुड्डी को छुआ, तो यह ऐसा ही है। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो, इसे मत रोको। गाओ जून ने छलावरण वर्दी में अधीरता से कहा। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि जीवन और मृत्यु के खेल में 2 रंगीन संकेत हैं? जू हुओ ने कहा, वह कौन सा रंग है जिसमें आपको जीवित रहने का मौका मिला? सफेद। क्यू ईशान ने भाई फैंग की ओर देखा, जिन्होंने सिर हिलाया और जू हुओ से पूछा, आपका मतलब है कि केवल सफेद सूचक ही सफेद ग्रिड की ओर मुड़ेगा? ये सिर्फ एक अनुमान है। जू हुओ ने आगे बढ़ने की पहल की, शायद यह आपके प्रॉप्स की विफलता नहीं है, बल्कि जीवन और मृत्यु का मामला है। मुझे फिर से कोशिश करने दो। क्यू ईशान के दोनों ने भाई फैंग की ओर देखा, जो थोड़ा चिड़चिड़ा था, और बोला, लड़का, इस बार तुम्हारे पास दूसरा जीवन नहीं है। जू हुओ शांति से जीवन और मृत्यु के खेल में चला गया। 10 मिनट बाद उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ के पीछे एक और सफेद पट्टी थी। क्यू ईशान ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे रगड़ा और कहा, यह सच है। आप अगले दौर में जारी रहेंगे, भाई फैंग ने ठंडे स्वर में कहा। जू हुओ ने फिर दूसरा दौर शुरू किया। इस राउंड में उन्होंने 2 रंगों वाला रूबिक क्यूब निकाल लिया, लेकिन खत्म होने के बाद उनके हाथ के पीछे की सफेद पट्टियां फिर से गायब हो गईं। क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? क्यू ईशान ने आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ लिया। अध्याय 135 हत्या विरोधी। सफेद सूचक का मतलब यह नहीं है कि वह हर बार सफेद ग्रिड की ओर मुड़ सकता है। जू हुओ ने उसका हाथ दबाया और कहा, मेरे पास इस प्रोब के साथ 10 बार में सफलता का केवल एक मौका है, या आप मुझे उपयोग के लिए घंटे का चश्मा उधार दे सकते हैं। भाई फैंग, ये बच्चा बेईमान है, मुझे लगता है कि इसे मार डालो। क्यू ईशान ने पलट कर कहा। भाई फैंग बार बार बंदूक की नली को पोंछते रहे, जू हुओ को घूरते रहे, सोचते रहे कि वह क्या सोच रहा है।
लेकिन जू हुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं है। आप किस तरह के सुपर क्रॉप्स को पकड़ने के लिए यहाँ आए हैं? या क्या आप मौत से डरते हैं और जानते हैं कि आप बर्बाद हो गए हैं? आप जाने के लिए टिकट का उपयोग क्यों नहीं करते? अगर मुझे जाना भी पड़ा तो मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा। छलावरण वर्दी में गाओ जून उसके पास आया और उसके चेहरे पर मुक्का मारा। जू हुओ ने अपना चेहरा एक तरफ कर लिया, लेकिन जोर से हंसा। भाई फैंग ने उन दोनों को रोका और कहा, मैं अगला गेम खेलूंगा। नहीं, क्यू ईशान ने तुरंत कहा, अगले दौर में सफेद वर्गों के दिखाई देने की संभावना बहुत कम है। इस समय वे तीनों अब अन्य लोगों से कतराते नहीं हैं। जीवन और मृत्यु के खेल में 12 और 12 के गुणकों में सफेद वर्गों के आने की संभावना सबसे बड़ी है। भले ही 12वें में कोई सफेद वर्ग न हो, खेल इस बच्चे को जीवित रहने का एक और मौका मिला। भविष्य में लंबे समय तक सफेद ग्रिड नहीं हो सकता है। 12वें दौर में इसके सफेद बॉक्स से बाहर निकलने की अधिक संभावना है। मैंने अन्य लोगों से भी सीखा है। देखकर विश्वास करना है। हो सकता है कि उन्होंने जो कहा वह जीवन और मृत्यु के खेल को हल करने का तरीका है। भाई फैंग ने छलावरण वर्दी में गाओ जून पर बंदूक फेंकी। मैं ऐसे असंतुष्ट तरीके से नहीं जाऊंगा। गाओ जून छलावरण वर्दी ने इस बार उसकी बात नहीं सुनी। उसने एक ही समय में अपने शरीर पर 2 बंदूकें फेंक दी और पहले सकल के केंद्र में खड़ा हो गया। भाई फैंग, अगर यह एक काला सूचक है तो मैं जीत गया, इसे मत मोड़ो। अगर यह एक सफेद सूचक है लेकिन मैं मर चुका हूं, तो तुम इन लोगों को मार डालो और उन्हें मेरे साथ दफना दो। भाई फैंग उस आदमी को बाहर खींचने के लिए आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन क्यू ईशान ने उसे गले लगा लिया। भाई फैंग, शिशी पर विश्वास करो, वह मौत से डरने वाला व्यक्ति नहीं है। वह निश्चित रूप से जीवित बाहर आएगा। भाई फैंग ने थोड़ी देर तक संघर्ष करने के बाद हार मान ली। उनकी नजर गाओ जून की छद्म वर्दी पर टिकी थी। भाई जू हुओ ने उन्हें ठंडी आंखों से खेलते हुए देखा और जब जमीन पर पॉइंटर रुक गया और छलावरण वर्दी ने बताया कि यह एक काला पॉइंटर था, तो वह थोड़ा मुस्कुराया। 8 मिनट बाद बड़ा आदमी पूरे फर्श पर खून से लथपथ हो गया। भाई फैंग और क्यू ईशान जो पास ही थे, उनके चेहरे पर खून के छींटे थे। उसने मौत के डर से काला सूचक हटा दिया, इसलिए हम हमें दोष नहीं देंगे, वांग चाओक्विंग ने धीमी आवाज में कहा। भाई फैंग ने अपने चेहरे से खून पोंछा, सीधे घेरे में चले गए, घंटे का चश्मा पकड़ा और कहा, सभी को यहाँ लाओ। क्यू ईशान ने लोगों को भगाने के लिए 2 बंदूकें लगाईं। इस बार जू हुओ के कई खिलाड़ी भी शामिल थे। पूरे हिंडोले के शेष 20 या उससे अधिक खिलाड़ी भाई फैंग के आसपास इकट्ठे हुए। जू हुओ परिधि पर खड़ा था और उससे घिरा हुआ था। आमने सामने बंदूक तान दी। इतने सारे लोगों के साथ क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई उसे चाकू मार देगा? सूचक के रुकने के बाद जू हुओ ने अचानक कहा। क्यू ईशान बोलने ही वाला था, लेकिन अचानक उसने शॉपिंग मॉल की दूसरी मंजिल पर भाई फैंग पर गोली चलाते हुए एक छोटा तीर देखा। उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और गोली चला दी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि छोटा तीर हवा में घूम जाएगा और दूसरी तरफ चला जाएगा। हिंडोले में मौजूद सभी लोग गोलियों की आवाज से डर गए और अपने सिर हाथों में लेकर घुटनों के बल बैठ गए। उड़ते हुए तीर, जो सभी के समान स्तर पर थे, ने शॉपिंग मॉल को बिना किसी बाधा के पार करने के लिए भाई फैंग के शरीर को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। भाई फैंग, वह आगे बढ़ा। जू हुओ, जो अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, ने अपनी चमकदार लाल तलवार घुमाई। फिल्म जैसी तलवार की ऊर्जा हवा से होकर सीधे प्रतिद्वंद्वी की कमर और पेट पर लगी। क्यू ईशान ने मोर्चे को रोकने के लिए तुरंत अपनी बंदूक का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बंदूक टूट जाएगी और उसे अपनी मूल स्थिति में पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे पहले कि वह स्थिर खड़ा हो पाता, अचानक प्रचंड आग भड़क उठी। अपने कपड़े फाड़कर वह वहीं लुढ़क गया और जमीन पर पड़े खून की मदद से आग बुझा दी। जब वह उठा तो उसके हाथ में एक पुराने जमाने की चांदी की बंदूक थी, जो हवा में जू हुओ पर निशाना साध रही थी, जो उस पर अपनी तलवार उठा रहा था। नरक में जाओ। जू हुओ ने लाइटर चालू किया और अपनी 2 अंगुलियों को ऊपर उठाकर हवा में तैरती हुई स्ट्रिंग ने बंदूक की बैरल को ऊपर उठाया और उसे ऊपर की ओर हिलाया और गोलियां तेज आवाज के साथ शॉपिंग मॉल के कांच के गुंबद में जा लगी। टूटे हुए कांच के टुकड़े हर जगह बिखर गए। क्यू ईशान अराजकता का फायदा उठाकर दूर जाना चाहता था, लेकिन जू हुओ इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। उसका उड़ता हुआ तीर पहले ही भाई फैंग के नीचे पानी जैसी बाधा से टकरा गया था। पैर दोनों को एक साथ होने से रोकने के लिए हमें जल्द से जल्द क्यू ईशान से छुटकारा पाना चाहिए। तार क्यू ईशान की गर्दन के चारों ओर लिपटे हुए थे और जब उसे पीछे खींचा जा रहा था तो उसने फिर से तलवार से वार कर दिया। लेकिन इस समय क्यू ईशान ने अपने हाथों को तारों में फंसा लिया, उन्हें जबरन फाड़ दिया, जल्दी से बगल में मुड़ गया और हमले से बचते हुए एक और गोली चला दी। जू हुओ ने तुरंत अपने शरीर की रक्षा के लिए बैल ढाल का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि गोली इतनी शक्तिशाली थी कि वह उसे दबा देगी और कुछ मीटर पीछे फिसल जाएगी, मुश्किल से टर्न टेबल के किनारे तक पहुंच पाएगी। क्यू ईशान को दूर करने के लिए उड़ते हुए तीर को नियंत्रित करते हुए, जो खुद को गोली मारना चाहता था, जू हुओ घूमा और भाई फैंग की ओर भागा। क्यू ईशान को एक उड़ते हुए तीर द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था, जो इच्छानुसार आगे बढ़ सकता था, और जब उसने पीछा करना चाहा, तो एक व्यक्ति अचानक बगल से कूद गया। उसके हाथ और पैर एक नर्म रस्सी की तरह उसके चारों ओर लिपटे हुए थे। क्या बकवास है? क्यू ईशान ने अपना सिर घुमाया, लेकिन उसका चेहरा कहीं से तैरते हुए कागज से ढका हुआ था और उसका मुंह और नाक अवरुद्ध थे। जब उसने अपने चेहरे पर लगी चीज को फाड़ दिया, तो उसे पकड़ने वाले व्यक्ति ने अचानक उसे छोड़ दिया। दोनों एक दूसरे के सामने जमीन पर गिर पड़े। क्यू ईशान ने देखा कि यह उसके सामने हुआ नू था और उसने तुरंत उसका गला पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। अचानक उसे मुस्कुराते हुए जमीन की ओर इशारा करते हुए देखकर वह चौंक गया और जैसे ही उसने अपना सिर नीचे किया, वह खून के झाग में बदल गया। हुआ नू ने नापसंदगी से अपने चेहरे से खून पोंछा, फिर जू हुओ की ओर मुड़ी और ओके इशारा किया। जू हुओ का मूल विचार आमने सामने का नहीं था, लेकिन अब पेंटिंग करने वाली लड़की लोगों को टर्न टेबल के बाहर ले जाती है और झेंग हेई को मारने के लिए नियमों का उपयोग करती है। इसे समाप्त करने के बाद उसने भाई फैंग की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, जिसने अभी भी अपने हाथ में सूचक और घंटे का चश्मा नहीं घुमाया था। भाई फैंग ने अपने बगल में सुरक्षात्मक प्रॉप्स पहना हुआ है, इसलिए हमला करते समय वह उसके करीब नहीं जा सकता है और यहाँ तक कि बाहर पहुंचने पर भी पानी की बाधा अवरुद्ध हो जाएगी। जू हुओ ओवरग्लास को छू नहीं सका, ओवरग्लास के शहर में प्रवेश को बाधित नहीं कर सका और उसे नहीं पता था कि ओवरग्लास कितना कवर कर सकता है, इसलिए उसे भाई फैंग को जीवन और मृत्यु का खेल छोड़ने के लिए मजबूर करना पड़ा। पीछे हटो, उसने अपने आसपास के लोगों को दूर जाने के लिए कहा और उसने अपनी तलवार उठाई और बार बार वार किया।
निश्चित रूप से भाई फैंग, जिन पर 10 से अधिक बार हमला किया गया था, अंततः खुद को रोक नहीं सके और समय से पहले सूचक को आगे बढ़ा दिया। जैसे ही वह उठा, उसने लंबी तलवार देखी जो उसके चेहरे पर लगने ही वाली थी, और वह अचानक पीछे हट गया। उसके हाथ में जो घंटे का चश्मा था वह भी ग्रेनेड जैसी चीज में बदल गया और उसे बाहर फेंक दिया। जू हुओ ने इससे बचने के लिए चकमा दिया, लेकिन ग्रेनेड निकलने के बाद वह हवा में लटक गया। 1 से 2, 2 से 4, वह 4 छोटे बमों में बंट गया और फट गया। आसपास के सभी लोग इसकी चपेट में आ गए और जू हुओ की पीठ पर भी कुछ छोटे टुकड़े आ गए। उसने उसे अपने पिछवाड़े से छुआ और उस पर हरे रंग का तरल पदार्थ था। यह जेनोटॉक्सिन है। वांग चाओकिंग और चोटी वाली टोपी एक ही समय में उसके पीछे चिल्लाए, और वांग चाओकिंग और भी अधिक घबरा गए। ये खत्म हो गया है, अगर लोगों को जेनोटॉक्सिन मिलेगा तो वे मर जाएंगे। हम विकासवादी हैं, इसलिए हमें ठीक रहना चाहिए, नुकीली टोपी ने तुरंत कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप विकासवादी हैं या कोई और, यदि आपको विदेशी प्रजातियों द्वारा जहर दिया गया तो आप मर जाएंगे, जब तक कि कोई मारक न हो, वांग चाओकिंग चिल्लाया। आपकी दुनिया में अभी तक कोई जेनोजेनिक एंटीडोट नहीं है। भाई फैंग ने चारों ओर देखा, लेकिन क्यू ईशान को न देखने के बाद उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने जू हुओ को बेरहमी से देखा। मुझे तुमने मूर्ख बनाया था। अध्याय 136 जीवन और मृत्यु के खेल में जाल। तुम किसके चक्कर में पड़ गए? जू हुओ ने वापस पूछा, क्या मैंने झूठ बोला था? उसने भाई फैंग और उन तीनों को जो जानकारी दी उसका पता लगाया जा सकता है। सबसे पहले, जीवन और मृत्यु के खेल में यदि आप मृत्यु से नहीं डरते हैं तो जीतने की निश्चित संभावना है। दूसरे, काले और सफेद सूचकों के बीच अंतर वास्तव में एक जाल है और केवल सफेद सूचकों के ही जीवित रहने की संभावना हो सकती है। तीसरा, सूचक को घुमाए बिना आप बिना किसी घटना के जीवन और मृत्यु की स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने अंतिम को सफलतापूर्वक सत्यापित किया, जिसका अर्थ है कि जीवन और मृत्यु के खेल में जीवन और मृत्यु के प्रति जितना अधिक उदासीन होगा, टर्नटेबल से मोहित होने की संभावना उतनी ही कम होगी। उसने पहले भी टर्नटेबल पर पारदर्शी जंजीरें देखी हैं, और जो लोग पहले जीवन और मृत्यु के खेल में प्रवेश कर चुके हैं, वे उल्टी गिनती समाप्त होने पर पागल दिखाई देंगे। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि दिल जितना अधिक भयभीत होगा, अंत में मतिभ्रम उतना ही गंभीर होगा, जो लोगों को बोशेग रोड की ओर इशारा करने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन अगर आप इस बिंदु से देखें तो भ्रम स्वाभाविक रूप से गायब हो जाएगा। और काला और सफेद सूचक एक दोहरा जाल है। जब सफेद सूचक प्रकट होता है तो जीवित रहने का मौका मिलना वास्तव में संभव है, लेकिन किसी भी तरह से सभी सफेद कोशिकाएं एक मौका नहीं दर्शाती हैं। ये कहना मुश्किल है कि टर्नटेबल पर मौजूद आधे सफेद कोशिकाओं में 1/3 हिस्सा है या नहीं। हालांकि काले और सफेद सूचक की सटीकता का आकलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, या क्या सफेद ग्रिड जीवित रहने की संभावना का प्रतिनिधित्व करता है। गेम को तोड़ने का वास्तविक तरीका जीवित रहने के 2 मौके प्राप्त करना नहीं है, बल्कि पॉइंटर को घुमाना भी नहीं है। जब तक डर खत्म नहीं हो जाता तब तक ऐसा करना मुश्किल नहीं है। बूढ़ा सज्जन भी एक साधारण व्यक्ति है और उसने भी ऐसा किया जो इस कहावत के नाम पर फिट बैठता है, जीने से मरना बेहतर है। मानसिकता ही जीवन और मृत्यु के नियंत्रण से छुटकारा दिला सकती है। आपने ऐसा कैसे किया? भाई फैंग ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें और अधिक जानना चाहिए, अन्यथा तुम अपनी इच्छा से बेगे पर स्विच नहीं कर पाओगे। पिछले 2 गेम स्पष्ट रूप से मेरे साथ छल कर रहे थे। पिछले 2 राउंड में जू हुओ ने केवल पॉइंटर को घुमाया, लेकिन वास्तव में टर्नटेबल को नहीं छुआ। उसके हाथ के पीछे की सफेद पट्टी चित्रकार द्वारा इस्तेमाल की गई एक चाल मात्र थी। यदि आप इसके बारे में बात करते हैं तो यह उबाऊ है। उसने अपने दिमाग में हमले की योजना का अनुकरण करते हुए सामने वाले व्यक्ति की ओर देखा। नहीं, आपके लिए जीवन और मृत्यु की विधि में महारत हासिल करना असंभव है, अन्यथा आपको जीवित रहने और चले जाने के 2 मौके मिलने चाहिए थे। भाई फैंग ने उनके शब्दों का खंडन किया और उनका इरादा परीक्षण करने का भी था, लेकिन जू हुओ की अभिव्यक्ति नहीं हुई, बिल्कुल बदलो, बिना किसी खामी के। क्या आप लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? भैया, उससे फालतू बातें मत करो, जाओ। वांग चाओकिंग बगल से चिल्लाए और खुश हुए। भाई फैंग ने अचानक उपहास किया, उनकी आकृति मौके से गायब हो गई और एक झटके में वांग चाओकिंग के सामने आ गई। वांग चाओकिंग पीछे झुक गए, लेकिन उनके बगल वाली नुकीली टोपी ने एक लाल पिंग पोंग बॉल निकाली और उसे जमीन पर फेंक दिया। लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि भाई फैंग का असली उद्देश्य वांग चाओकिंग नहीं था, उन्होंने सिर्फ एक दिखावा किया था। पिंग पोंग गेंद के जमीन पर गिरने से पहले वह पीछे हट गया और पीछे हट गया, ठीक उसी समय जू हुओ से चूक गया जो किसी को बचाने के लिए पलटा था। न केवल पीक कैप की बचाव कार्रवाई काम नहीं आई, बल्कि जू हुओ भी तेजी से बढ़ते लाल धुएं में लिपटा हुआ था। दाहिनी ओर धुआं कुछ तेजी से तैरता हुआ महसूस करते हुए उसने तुरंत अपनी अभिव्यक्ति की रक्षा के लिए बैल ढाल का उपयोग किया और उसी समय उसने तलवार से हमला कर दिया। धुएं में धातु के टकराने की आवाज आ रही थी और तलवार की धार से लगे बल से जू हुओ की बांह सुन्न हो गई थी। वो एक कदम पीछे हट गया और फिर दबाव कम करने के लिए हमला करने के लिए उड़ते हुए तीर को नियंत्रित किया। फ्लाइंग एरो लक्ष्य की पहचान करने के बाद हमले को ट्रैक कर सकता है। यहां तक कि जब दृष्टि की रेखा बाधित होती है तब भी यह भाई फैंग की स्थिति का सटीक रूप से पता लगा सकता है। उड़ता हुआ तीर बार बार खोला जाता था और जू हुओ इसे बार बार वापस हेरफेर करता था। कुछ ही सेकंड में भाई फैंग धुएं से पीछे हट गए और उन्होंने उसका पीछा किया। धुआं फैला नहीं, बस 10 वर्ग मीटर से अधिक जगह घेर लिया, इसलिए टर्नटेबल का दूसरा पक्ष परेशान नहीं हुआ। दोनों के एक के बाद एक बाहर जाने के बाद जू हुओ ने पहले तलवार को हवा से मारा, जबकि भाई फैंग ने अपने हाथ में एक टुकड़ा उठाया। लंबा धातु ब्लॉक करने के लिए घूम गया। जब तलवार की ऊर्जा की कटी हुई सतह धातु ब्लॉक को छूती है तो ये तुरंत समान चौड़ाई के आकार में सिकुड़ जाती है और फिर पूरी तरह से इसमें डूब जाती है, जैसे कि धातु ब्लॉक द्वारा अवशोषित हो जाती है। हालांकि धातु ब्लॉक पर प्रभाव पड़ने पर केवल थोड़ी देर के लिए कंपन हुआ और वह टूटा नहीं। ये देखकर जिन 2 लोगों ने चाल चली और जिन लोगों ने चाल प्राप्त की, वे अलग अलग स्तर पर आश्चर्यचकित हुए। जू हुओ ने तुरंत अपना विचलित ध्यान रोका और दूसरी तलवार बनाई, लेकिन भाई फैंग ने इसे जोर से लेने का इरादा नहीं किया। महिला आगे बढ़ी, उसका गला घोंट दिया और उसके हाथ में मौजूद धातु का टुकड़ा एक अज्ञात काले तरल से ढके खंजर में बदल गया, जो उसके गले पर दब गया। उड़ता हुआ तीर ब्रेक कुछ मीटर दूर था और जू हुओ रुक गया और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। आप क्या चाहते हैं? सरल, मैं जीवन और मृत्यु की स्थिति को हल करना चाहता हूं, भाई फैंग ने कहा।
मैंने पहले ही विधि बता दी है, सूचक को मत छुओ। जू हुओ ने कहा, यही एकमात्र रास्ता है। क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? फैन के हाथ में खंजर को चित्रित लड़की की त्वचा के थोड़ा करीब आगे बढ़ाया गया था। मैं जो चाहता हूँ वह जीवित रहने का मौका पाने का एक तरीका है। कोई उपाय नहीं है। जू हुओ ने उसकी ओर देखा, आपको समझना चाहिए कि जीवन और मृत्यु के खेल में मृत्यु दर इतनी अधिक है। चाहे वह काले और सफेद सूचक हो या काले और सफेद ग्रिड में बदल रहे हो, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि केवल एक ही मरेगा अंत में, और शायद उनमें से एक के पास दो गोरे होंगे। जी को जीवित रहने का मौका मिल सकता है, लेकिन क्या ये सचमुच इतना आसान है? क्या आपने इस मॉल में आने से पहले केवल एक बार प्रॉप्स का उपयोग किया था? क्या आपको दूसरा मौका मिला? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने हेज पर स्विच कर लिया है। फैन के माथे पर नसें उभर आई, जब मैं बेंच पर स्विच करता हूं तो यह अलग होता है। मानो उसका खंडन करने के लिए टर्नटेबल के अंदर पॉइंटर सर्कल में खड़ा एक अन्य व्यक्ति अचानक चिल्लाया, मैं मुड़ गया। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, लोग एक धमाके के साथ फूट पड़े, और भीड़, जो तारांकन 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 बपतिस्मा के तहत थोड़ी सुन्न हो गई थी, घबरा गई और फिर से रोने लगी। जू हुओ ने वहां पर नजर डाली, उस तरह की मुस्कान उसने पहले मृत वेट्रेस के चेहरे पर देखी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन और मृत्यु के खेल में वास्तव में कोई रास्ता नहीं है? भाई फैंग एक पल के लिए विचलित हुए और फिर अपना ध्यान जू हुओ पर केंद्रित किया। जैसे ही वह कुछ कहने ही वाला था, अचानक उसके पेट में दर्द महसूस हुआ। जब उसने नीचे देखा तो उसे पेट दिखाई दिया, एक हाथ बंधा हुआ था और यह हाथ पेंटिंग करने वाली लड़की का था, जिसका उसने अपहरण कर लिया था। हुआनू ने अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखकर पलकें झपकाईं, हैरान भाव दिखाते हुए उसकी उंगलियां उसके पेट में हलचल करने लगी। बदबूदार कमीने, भाई फैंग चिल्लाया और उस पर वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई, लेकिन उसे सीधे उसके हाथ से पकड़े जाने की उम्मीद नहीं थी, और उसने जोर से पीछे खींच लिया, लेकिन वह संयम से मुक्त नहीं हो सका। इस समय जू हो ने पहले ही उसे मार डाला था। भाई फैंग ने उन दोनों पर नाराजगी भरी नजर डाली और फिर टर्नटेबल से गायब हो गए। लगता है वह सहयात्री बनकर चला गया। जू हो रुक गया, उसने अपना सिर घुमाया और पेंटिंग करने वाली लड़की द्वारा कसकर पकड़ी गई छोटी तलवार और एक चौड़े बीन के आकार के खून के थक्के को देखा और भौहें चढ़ाकर कहा, तुम गंदी चीजों के साथ क्या कर रहे हो? उन्हें फेंक दो। तस्वीर वाली लड़की ने निर्णायक रूप से अपने हाथ में मौजूद सभी चीजें जमीन पर फेंक दी। अजीब बात यह है कि छोटी तलवार जमीन पर गिरने के बाद धातु के टुकड़े में बदल गई। यह एक सहारा है। वांग चाओक्विंग दौड़े, उसे उठाया और शालीनता से जू हुओ को सौंप दिया। अध्याय 137 चित्रित लड़की का प्रदर्शन। क्या आप ये चाहते हैं? जू हुओ ने हुआनू से पूछा। हुआनू का आज प्रदर्शन वास्तव में उनकी उम्मीदों से परे था। अपना रूप बदलने, दीवार के ऊपर नीचे जाने और तस्वीरें ढूंढने के अलावा उसने कोई आक्रामकता नहीं दिखाई। उसे वास्तव में अपने हाथ शुरू करने की उम्मीद नहीं थी, और उसने तुरंत प्रॉप्स को साफ और ठंडे तरीके से ले लिया। निर्मम अर्थ स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। पेंटिंग बनाने वाली लड़की का शरीर तो वयस्क है, लेकिन सोचने समझने की पूरी क्षमता नहीं है। वह इंसानों को सीख रही है और उनकी नकल कर रही है। हालांकि उसने तेजी से प्रगति की है, फिर भी उसमें भोली और अज्ञानी क्रूरता है। चित्र वाली लड़की ने अपना सिर हिलाया और उसकी ओर इशारा किया, जिसका अर्थ था। जू हुओ ने धातु का ब्लॉक काटा, हाथ बढ़ाया और अपने चेहरे पर लगे खून को पोंछते हुए कहा, अभी धन्यवाद। उसकी मदद के बिना वह क्यू ईशान को मारने और भाई फैंग को भागने के लिए मजबूर करने में सक्षम नहीं हो सकता है। पेंटिंग करने वाली लड़की ने अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा उठाया और प्यार से उसका हाथ पकड़ने के लिए उसके पास आई, लेकिन फिर भी उसके माथे ने उसे दूर धकेल दिया। वह चिल्लाए और उसकी ओर घूरकर देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिस्टर लिचुन एक खिलाड़ी बनेगी, और वह इतनी शक्तिशाली है। वांग चाओकिंग ने चापलूसी करते हुए कहा, भाई जू को शैली समझ में नहीं आती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वहां हूं। चित्र बनाने वाली लड़की ने अपनी आंखें घुमाई, अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर दो बड़े शब्द थे, बेवकूफ। बुरी बातें कम सीखें, जू हुओ ने उसके बगल में कहा। तस्वीर वाली लड़की तुरंत बेवकूफ में बदल गई। अच्छा भाई, क्या तुम्हारे पास कोई और औषधि है? वांग चाओकिंग स्पष्ट रूप से याद कर सकते हैं कि जू हुओ ने न केवल खुद को बचाने के लिए विश्रण का सफलतापूर्वक उपयोग किया, बल्कि डेसिबे टाउन में गू यू और अन्य लोगों को भी बचाया। उसने सोचा कि कुछ तो बचा रहना चाहिए। यदि यह वह होता तो वह निश्चित रूप से उन सभी को बाहर नहीं निकालता। जू हुओ का अब अपने शरीर पर अधिक विस्तृत नियंत्रण है। उसकी पीठ पर छोटा घाव धीरे धीरे ठीक हो रहा है और विष पक्षाघात की भावना कम हो जाती है। अंतिम विश्लेषण में जेनोटॉक्सिन एक विकासवादी विष है। शायद एस संस्करण इंजेक्शन ने विकासवादी दोष को ठीक कर दिया, जिससे उसके शरीर में एंटीबॉडी का उत्पादन हुआ, इसलिए ये जहर पूरी तरह से उसके रक्त वाहिकाओं पर आक्रमण नहीं कर पाया। फिलहाल उसे कोई असुविधा महसूस नहीं हो रही है, लेकिन क्या वह वास्तव में इस विष से प्रतिरक्षित हो सकता है या नहीं, इसके लिए इंतजार करना होगा। मारक औषधि सचमुच खत्म हो गई है। वांग चाओक्विन छोटी वाली टोपी और बम से घायल हुए अन्य लोगों की ओर देखते हुए उन्होंने आवाज उठाई और कहा, बाहर निकलने के बाद आप सरकार से मदद मांग सकते हैं। वांग चाओकिंग निराश थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। नुकीली टोपी कई लोगों के पास गई और माफी मांगते हुए कहा, मिस्टर जू, मुझे पहले बहुत खेद हुआ था। न केवल मैंने आपकी मदद नहीं की, बल्कि इसने आपको लगभग नीचे खींच लिया। छोटी चीजें। जू हुओ ने प्रॉप्स हटा दिए और टर्नटेबल के केंद्र की ओर चला गया, पॉइंटर को घूरते हुए जो जमीन पर रुकने वाला था, और फिर से अंदर चला गया। छोटी वाली टोपी बाहर प्रशंसा और शर्म दोनों कर रही थी और कहा, मिस्टर जू को धन्यवाद, अन्यथा आज हमारे लिए बचना बहुत मुश्किल होता। वांग चाओकिंग को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि वे वास्तव में उच्च स्तरीय खिलाड़ियों के प्रॉप से बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने अपनी आंखें घुमाई और कंधे पर अपनी टोपी रखते हुए फुसफुसाए, हमने आपकी जान बचाई, क्या आप हमें धन्यवाद देने की योजना नहीं बना रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। चोटीदार टोपी दयालुता से मुस्कुराई, पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पास टिकट नहीं है। अगर मेरे पास कोई टिकट है तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। टिकट यहाँ से बच सकते हैं, यह न केवल जू हुओ और अन्य लोगों द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है, बल्कि विदेशी खिलाड़ियों द्वारा भी सत्यापित किया गया है। वांग चाओकिंग ने तुरंत अपना चेहरा उससे दूर खींच लिया। नुकीली टोपी ने टोपी को छुआ, फिर पेंटिंग करने वाली लड़की की ओर मुड़ी और उसके लिए 2 गीले टिश्यू निकाले, क्या आप अपने हाथ पोंछना चाहती हैं?
पेंटिंग करने वाली लड़की को चिंता हो रही थी कि उसके हाथों का खून उसके फोन पर लग जाएगा और ये देखकर वह मुस्कुराई, लेकिन इस समय बच्चे को पकड़े हुए महिला मिनरल वाटर की 2 बोतलें लेकर आई। लड़की, तुम इसे धो सकती हो इसके साथ, यह इतना साफ है कि आपने इसे पिया नहीं होगा। मिनरल वाटर लेने के लिए फैलाया गया हाथ आधा हो गया। पेंटिंग करने वाली लड़की ने एक बोतल से अपने हाथ धोए, दूसरे को अपने चेहरे पर डाला और जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने महिला की ओर देखा। महिला एक पल के लिए झिझकी तो उसे बची हुई बोतल देनी पड़ी। इस बार पेंटिंग करने वाली लड़की ने अपनी शर्ट उतार दी और उसकी ओर लपकी। उसके खूबसूरत फिगर से उसके आसपास मौजूद 2 बड़े आदमियों की निगाहें सीधी हो गईं। महिला ने झट से उसकी रक्षा के लिए अपनी बाहें फैला दी। हालांकि सार्वजनिक रूप से तारांकन थोड़ा परेशान करने वाला है, लेकिन हुआनवू के कपड़े सभी तारांकन हैं और पहनने में असुविधाजनक हैं और अन्य लोग समझ सकते हैं, इसलिए किसी और ने बच्चे के कैरी ऑन बैग में अतिरिक्त कपड़े निकाले और दिए। इन्हें नाभि दिखाने वाली पोशाक के रूप में पहनना भी अच्छा लगता है। लेकिन पेंटिंग करने वाली लड़की ने अपना हाथ लहराया, बाएं और दाएं देखा, फिर अपना हाथ उठाया, शॉपिंग मॉल से एक पोस्ट निकाला, उसे हवा में घुमाया, कपड़े की दुकान में उड़ गई, स्कर्ट पहनी और उसे बदल दिया। वाह, मेरी बहन अद्भुत है, छोटी लड़की ने तालियां बजाईं। पेंटिंग करने वाली लड़की खुशी से मुस्कुराई और मूवी थिएटर से पे के 2 डिब्बे ले आई। अन्य टर्नटेबल्स की तुलना में उनके टर्नटेबल में संकट मूल रूप से हल हो गया है। बंधक बनाने वाला मर चुका है या मर चुका है, लेकिन जू हुओ अकेले जीवन और मृत्यु की स्थिति जी सकता है और उन्हें उसे मौत के घाट उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस समय हर कोई आराम करता है और जाने देता है बच्चे का हाथ। जैसे ही बच्चों ने देखा कि हुआनवू उड़ने वाले कालीन जैसी चीजों को ले जाने के लिए कागज का उपयोग कर सकता है, उन्होंने तुरंत उसे घेर लिया। दीदी बहन, मुझे सबसे बड़ा खिलौना चाहिए। दीदी बहन, मुझे भूख लगी है। अल्पविराम। 10 मिनट बाद जब जू हुओ जीवन और मृत्यु के खेल से बाहर आया तो हिंडोला काफी बदल गया था। न केवल किनारा बच्चों की रेलिंग से घिरा हुआ था, बल्कि वहां हर तरह की शराब पीने और खेलने की भी व्यवस्था थी। यहाँ तक कि पॉपकॉर्न मशीन भी अंदर चली गई थी और बूढ़े आदमी ने पेंटिंग करने वाली लड़की को घेर लिया और उससे गहनों के साथ मदद करने के लिए कहा। जाओ जाओ, मैंने तुम्हें कभी आग का फायदा उठाते नहीं देखा। नुकीली टोपी ने उन्हें दूर कर दिया और उनमें से कुछ ने जाने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उन्होंने जू हुओ को आते देखा तो उन सभी ने अपना सिर नीचे कर लिया। हुआनवू ने मोबाइल फोन पर टाइप किया और जू हुओ से पूछा कि क्या वह उन्हें गहने दिलाने में मदद करना चाहता है। क्या आप इसे पाने में उनकी मदद करना चाहते हैं? जू हुओ ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन पूछा। हुआनवू ने इसके बारे में सोचा और अपना सिर हिलाया। तो फिर मदद मत करो। जू हुओ ने कारण नहीं बताया और चित्रकार ने भी नहीं पूछा। उत्तर मिलने के बाद उसने खुशी खुशी इस सवाल के बारे में सोचना छोड़ दिया और बच्चों के साथ खेलने चला गया। व्यापारियों को पैसा बाद में देना, जू हुओ ने माता पिता से कहा। इसे अवश्य बनाया जाना चाहिए, इसे अवश्य बनाया जाना चाहिए। लोगों के एक समूह ने तुरंत वादा किया। भाईजू, हमें कब इंतजार करना होगा? वांग चाओकिंग ने उदास चेहरे के साथ सुझाव दिया कि वह अपना वादा पूरा करेंगे। हमें बचाने के लिए कोई नहीं आया। बात यह है कि जीवन और मृत्यु का खेल बाद में फिर से बदल जाएगा या कुछ और खिलाड़ी आएंगे। क्या हम यहाँ नहीं है? क्या तुम यहाँ मरने का इंतजार कर रहे हो? जू हुओ ने उस पर नजर डाली। कालकोठरी में एक अलग तरह का जहर लाना, क्या तुम्हें जहर से मरने का डर नहीं है? वांग चाओकिंग ने कांपते हुए कहा, तो बेहतर होगा कि मैं इंतजार करूं तुम्हारे साथ यहाँ, ठीक है? जू हुओ ने अपना मोबाइल फोन निकाला और सरकार द्वारा घोषित बचाव नंबर डायल किया, लेकिन लाइन व्यस्त थी। अभी अभी उसने बहुत से लोगों को चोरी छिपे वीडियो बनाते और फोन करते देखा, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। ऐसा लगता है कि स्थिति आशावादी नहीं है। लगभग 1 घंटे पहले आधिकारिक मंच द्वारा घोषित इस खबर के अलावा कि आप संकेतक घुमाए बिना जीवन और मृत्यु की स्थिति से बच सकते हैं और कोई प्रगति नहीं हुई है। इसके विपरीत अधिक से अधिक स्थानों पर दुर्घटनाएं होती हैं, विशेषकर गगनचुंबी इमारतों में, और लोग मर जाते हैं। वे सभी कार द्वारा ले जाए गए थे। ऐसा लगता है कि अब तक किसी ने भी काले और सफेद हिंडोले को सफलतापूर्वक नहीं छोड़ा है। उन्होंने समय पर नजर डाली और वांग चाओकिंग से कहा, जब तक आप मदद नहीं ले लेते तब तक मदद के लिए पुकारते रहें। बोलने के बाद वह फिर से जिंदगी और मौत के खेल में उतर गया। परिचित टर्नटेबल को देखते हुए वह बस बैठ गया। मैंने वे सभी तरीके आजमाए हैं जिन्हें आजमाया जा सकता है। आइटम अस्तित्व मृत्यु से भी बदतर है, वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन यदि कोई वास्तविक समाधान है तो केवल एक ही है जिसके बारे में वह अब तक सोच सकता है। भाई फैंग ने उल्लेख किया कि हर 12 या 12 के गुणकों में जीवन और मृत्यु के खेल में जीवित रहने की संभावना बढ़ जाएगी। ये खबर भले ही सटीक न हो, लेकिन इसने उन्हें सोचने का एक नया तरीका दिया। चूंकि पॉइंटर को न मोड़ना ही जीवन मृत्यु की स्थिति से बचने का तरीका है, यदि पॉइंटर हिलना जारी रखता है तो क्या ये बहु खिलाड़ी मृत्यु स्थिति यह निर्धारित करेगी कि गेम प्रतिभागी जीतता है। एक पाठक ने एक संदेश छोड़ा और सुझाव दिया कि लेखक अपनी पुस्तक का प्रचार करने के लिए पुस्तक सूची में जाएं, और उसने अपना नाम भी छोड़ा, लेकिन लेखक यहाँ नया है और उसने कभी इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया है। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें नाम नहीं मिला, जो वाकई शर्मनाक है। ओ क्या मदद करने के लिए कोई दयालु व्यक्ति है। प्रणाम करें और धन्यवाद दें। अध्याय 138 सफल पलायन। बीजिंग में कमांड रूम, हैशी के बाहरी इलाके में स्थापित जनरल कमांड रूम और हैशी में 5 अस्थायी कमांड रूम को आपस में जोड़ा गया है। इमारत के बाहर मारे गए सभी पुलिसकर्मियों के शव बाहर भेज दिए गए हैं। विशेष मामलों के ब्यूरो और विशेष बल सभी वापस चले गए हैं और वे आसपास के लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। हमारा हेलीकॉप्टर इमारत का निरीक्षण करने के लिए उसके करीब नहीं जा सकता, न ही वह अंदर छिपे खिलाड़ियों की संख्या निर्धारित कर सकता है। अनुमान है कि उनमें कम से कम 2000 बंधक हैं, लेकिन हमारे लोगों के इमारत से हटने के बाद दूसरे पक्ष ने लोगों को मारना जारी नहीं रखा और उनके इरादे अज्ञात हैं। अब विशेष मामलों के ब्यूरो के कर्मचारी अंदर खिलाड़ियों के साथ संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हैशी जनरल कमांड कार्यालय के कर्मचारी एक संक्षिप्त रिपोर्ट बना रहे हैं। इसके अलावा अब तक विस्फोट को रोकने का कोई प्रभावी तरीका नहीं है और एकमात्र जीवित व्यक्ति भी जीवन और मृत्यु के दूसरे दौर में मर गया। 20 आग की घटनाओं के अलावा कई खिलाड़ी जीवन और मृत्यु के खेल में फंसे हुए थे। विशेष मामलों के ब्यूरो और विशेष बलों पर उनके प्रवेश के बाद हमला किया गया था। 7 भयानक घटनाएं हुई जिनमें बाहरी क्षेत्रों के खिलाड़ियों ने चीनी खिलाड़ियों का नरसंहार किया।
गगनचुंबी इमारतों के अलावा 47 बड़े पैमाने पर बंधक बनाने की घटनाएं हुई, जिनमें से 16 को सुलझा लिया गया है और शेष 31 घटनाएं टेलफोर्ड शॉपिंग सेंटर में थी, जिनमें सबसे ज्यादा लोग फंसे थे, जहां 200 से ज्यादा लोग फंसे थे, जिसमें लगभग 30 बच्चे हैं। जीवन और मृत्यु ब्यूरो के प्रतिबंधों के कारण बचाव दल अभी शॉपिंग मॉल के पास पहुंचा है, लेकिन आसपास की निगरानी लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आखिरी बार फंसी हुई भीड़ का वीडियो 2 घंटे पहले देखा गया था। ये संक्षिप्त रिपोर्टें बस कुछ वाक्यों की तरह लगती हैं, लेकिन सच्चाई एक तारांकन 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 वास्तविकता है। स्वॉप नाइट्स को युद्ध की घोषणा किए हुए 3.5 घंटे हो चुके हैं। पूरे जीवन और मृत्यु के खेल में मौतों की संख्या गिनना कठिन है। वहां कम से कम 100,000 लोग फंसे हुए हैं। छोटे टर्न टेबल के प्रकट होने के पहले आधे घंटे और पहले 20 मिनट में सबसे अधिक मौतें हुई। विशेषकर दूसरे दौर में बड़े टर्न टेबल को अनगिनत छोटे टर्न टेबल में काट दिया गया। नियमों को बताए बिना प्रत्येक टर्न टेबल में एक ही समय में दर्जनों लोग मारे गए और कुछ लोग उसी समय मरने के लिए बचाव क्षेत्र का इंतजार कर रहे थे। लगभग 500 लोग एकत्रित थे। इसमें भागते हुए बचावकर्मियों की गिनती नहीं की जा रही है। एक के बाद एक कारें बिना जाने समझे टर्न टेबल की सीमा से बाहर चली गईं, जिससे सभी विस्फोट और मौतें हुई और फिर एक कार दुर्घटना और आग लग गई। यह अनिवार्य रूप से अधिक जनहानि का कारण बनेगा। बाहरी बचावकर्मी सबसे पहले अंदर जाते हैं और आग बुझाते हैं, लेकिन ये भी बहुत मुश्किल है क्योंकि जब तक वे अंदर घूमते रहेंगे, वे किसी भी समय जीवन और मृत्यु की स्थिति में शामिल हो जाएंगे। वह भी बचाव की आवश्यकता वाला व्यक्ति बन गया, इसलिए जो लोग बाद में गए उन्हें यथासंभव अलग होना पड़ा। लेकिन बचाव मूल समस्या का समाधान नहीं कर सकता। जो चीज वास्तव में स्थिति पर काबू पा सकती है वह वे लोग हैं जो विस्परिंग साउंड नाइट्स को ढूंढते हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि उनके गगनचुंबी इमारतों में छिपे होने की सबसे अधिक संभावना है। प्रवेश करने वाले सभी लोग पंक्तिबद्ध हो गए और इमारत से कूद गए। यहां तक कि हेलीकॉप्टर भी पास आने के बाद बेवजह टकरा जाते थे और बातचीत नहीं हो पाती थी और उनकी तरफ से कोई प्रगति नहीं होती थी। और यह फर्जी खबर कि बीजिंग सिटी ने पहले से ध्यान आकर्षित करने के लिए हवा का उपयोग करने वाले सुपर प्रॉप्स जारी किए थे, का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वेदरवेन के रूप में रेजिमेंट के साथ हैशी के आसपास लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और आपात स्थिति भी तेजी से बढ़ रही है। सभी चैनलों से मदद की पुकार में 1 सेकंड का भी विराम नहीं है। विशेष मामलों के ब्यूरो के लोगों ने एक योजना प्रस्तुत की। बीजिंग के बूढ़े व्यक्ति ने कहा, चूंकि यह खिलाड़ियों को अन्य शहरों में आकर्षित करने के लिए काम नहीं करता है, इसलिए बाहरी क्षेत्र में खिलाड़ियों को फंसाने के लिए इस जीवन और मृत्यु की स्थिति का उपयोग करना बेहतर है। हमारे खिलाड़ी खेल को तोड़ नहीं सकते। खिलाड़ी हो सकते हैं, मैं इस खेल को तोड़ने में सक्षम नहीं हूँ। यह एक अच्छा तरीका है। डॉक्टर सन, जो हैशी में विकासवादी अनुसंधान के प्रभारी हैं, ने कहा, लेकिन वर्तमान में हमारे पास कोई भी खिलाड़ी नहीं है जो इस कार्य के लिए योग्य हो, जब तक कि हमारे पास सुपर प्रॉप्स न हो। बूढ़ा चुप हो गया। सुपर प्रॉप्स के बिना दूसरों का विश्वास जीतना मुश्किल है। यदि 014 क्षेत्र कुछ समय के लिए विकसित हो सकता है, तो शायद यह नकली प्रॉप्स के साथ आ सकता है, लेकिन अभी वास्तव में कोई भी नहीं है। चाहे कुछ भी हो, इस योजना को आजमाना ही होगा। थोड़ी देर बाद बूढ़े व्यक्ति ने फिर से कहा, तुम्हें सिर्फ हाथ लटकाकर नहीं पीटा जा सकता। दूसरे देशों पर आक्रमण की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो खिलाड़ी यहाँ बीजिंग में काम आ सकते हैं, वे पहले ही हैशी में गहराई तक जा चुके हैं और वे सभी 3 मिनट में जीवन और मृत्यु खेल क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके पूरे हैशी शहर को खाली कराया जाना चाहिए और जो आम लोग फंसे नहीं हैं उन्हें जल्द से जल्द हैशी से बाहर भेजा जाना चाहिए और जिन लोगों को बचाया जा सकता है उन्हें पहले बचाया जाना चाहिए। हाँ, इस समय हैशी शहर के कमांडर इन चीफ के सचिव को एक बाहरी कॉल आया और उन्होंने तुरंत सूचना दी, ये जेल का कप्तान है। वहाँ एक महत्वपूर्ण नई स्थिति है और उन्होंने एक वीडियो कनेक्शन के लिए कहा। जारी रखना। वीडियो तुरंत आ गया। वहाँ की तस्वीर शॉपिंग मॉल के अंदर की थी। आप एक नजर में कई काले और सफेद टर्न टेबल्स के अंदर की स्थिति देख सकते हैं। जमीन लगभग खून और मांस के टुकड़ों से भर गई थी और लोगों की संख्या 1/3 कम हो गई थी। क्या बाहरी क्षेत्र के खिलाड़ियों को आपने मार डाला है? कमांडर इन चीफ ने पूछा। बाहरी क्षेत्र के वे 3 खिलाड़ी 2 घंटे पहले मर गए और भाग गए। कैप्टन जिंग ने मॉल में बूढ़े लोगों, महिलाओं और बच्चों और अन्य लोगों के एक समूह का सामना करते हुए कैमरे को एक तरफ घुमाया। अलग, ये लोग निश्चिंत दिख रहे थे, खासकर बच्चे, वे सभी एक साथ खेलते थे। 10 मिनट पहले ये लोग भी जिंदगी और मौत के खेल में फंसे थे और अब जमीन पर टर्नटेबल पैटर्न गायब हो गया है। कैप्टन जिंग की आवाज बहुत उत्साहित थी। कमांडर, हैशी में ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने खिलाड़ियों को बाहरी क्षेत्र से भगाया और कई लोगों की मौत की गुत्थी सुलझाई। बोर्ड, क्या वह खिलाड़ी कहाँ है? आपने इसे कैसे क्रैक किया? वे पहले ही जा चुके हैं और मेरे पास विवरण के बारे में पूछने का समय नहीं है। मैं कॉमरेड वांग चाओकिंग से आपको रिपोर्ट करने के लिए कहूंगा। कैप्टन जिंग ने चश्मे वाले एक दुबले पतले युवक को खींच लिया। नमस्कार नेताजी, वांग चाओकिंग ने कैमरे का शुष्क रूप से स्वागत किया। भाई जो पहले ही जा चुके हैं और उन्होंने मुझसे ये बताने के लिए कहा कि मल्टीप्लेयर राउंड को हल करने का तरीका लगातार 12 राउंड तक पॉइंटर को न घुमाना है। लगातार 12 राउंड। कमांड रूम को इस पर विश्वास नहीं हो सका। डॉक्टर सन के आंकड़ों के अनुसार जीवन और मृत्यु दौर में प्रवेश करने के बाद आत्मा प्रभावित होगी। जिस व्यक्ति ने पॉइंटर नहीं घुमाया वह दूसरे गेम में सफल नहीं हो सका। अब क्या शेष है? डॉक्टर सन ने जल्दी से पूछा। उन्होंने और कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जो जानता हूं वह आपको बता सकता हूं, लेकिन आपको मेरे शरीर पर मौजूद विदेशी प्रजाति के जहर को ठीक करने के लिए मुझे एक एंटीडोट देना होगा। वांग चाओकिंग ने स्थितियों के बारे में बात की। केवल मुझे ही नहीं, भाई जू को भी उस बाहरी जिले ने मार डाला था। खिलाड़ी घायल हो गया था और यह सब लोगों को बचाने के लिए था। अगर यह हमारे लिए नहीं होता तो ये महिलाएं और बच्चे सभी मर सकते थे। कमांड रूम उससे शर्तों के बारे में बात करने से नहीं डरता, बल्कि डरता है कि कोई बाहर आकर शर्तें बताने की हिम्मत नहीं करेगा। कमांडर इन चीफ ने तुरंत कहा, यहाँ हैशी में अवरोधक हैं और मैं उन्हें तुरंत भेजने के लिए किसी को भेजूंगा। चलो पहले जीवन और मृत्यु के बारे में बात करते हैं। अध्याय 139 में वह खिलाड़ी हूँ जिसे आइटम मिला। ये सिर्फ मौत से डरने की बात नहीं है। जब तक आप मौत से नहीं डरते तब तक आप अंदर जाते समय मतिभ्रम से भ्रमित नहीं होंगे। वांग चाओकिंग ने कहा, यदि आप लोगों को बचाना चाहते हैं तो शायद आपको कुछ मौत के दस्ते मिल सकते हैं।
ये काम नहीं करेगा। डॉक्टर सन ने तुरंत कहा, हमारे सैनिकों ने इसे आजमाया है और गेम प्रॉप्स द्वारा आम लोगों का मानसिक दमन हमारी कल्पना से कहीं परे है। तो केवल खिलाड़ी ही ऐसा कर सकते हैं। कमांडर इन चीफ ने भौहें चढ़ा दी। उनके अधिकांश खिलाड़ी सामान्य पृष्ठभूमि से थे और कुछ सेना से थे, लेकिन संख्या बहुत कम थी। सामान्य लोग भी ऐसा कर सकते हैं। नुकीली टोपी पहने एक युवक अचानक कैमरे में आया और उसने कहा, एक बुरे आदमी ने, जो एक सैनिक था, अभी अभी ऐसा किया और किसी ने इसका वीडियो बना लिया। ठीक है, तुम लोग तुरंत वीडियो भेजो। वीडियो को कमांड रूम में भेजे जाने के बाद कमांडर इन चीफ ने कैप्टन जिन को जू हुओ को खोजने के लिए कहा, क्योंकि उसे भी जहर दिया गया था और उसे एक अवरोधक की आवश्यकता थी। वीडियो गुप्त रूप से शूट किया गया था और प्रक्रिया बहुत स्पष्ट थी। कमांड रूम में कई लोगों ने जू हुओ का चेहरा भी स्पष्ट रूप से देखा और कोई तुरंत उसकी पहचान की जांच करने गया। वीडियो देखने के बाद डॉक्टर सन ने बुरे व्यक्ति और उनके सैनिकों के बीच संबंधों का तुरंत विश्लेषण किया। के बीच अंतर। मृत्यु से न डरने और जीवन और मृत्यु के प्रति उदासीन रहने के बीच अंतर है। हमारे सैनिक बिना किसी हिचकिचाहट के लोगों के लिए खुद को बलिदान कर सकते हैं, लेकिन वे भी असली लोग हैं और इस स्तर तक पहुंचना असंभव है। इसके अलावा एक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक भावनाएं परिवर्तनशील होती हैं, यही कारण है कि कुछ लोग केवल एक बार ही सफल हो सकते हैं। कौन चाहता है कि साथ जीने की आशा के साथ मरना? तो इस विधि को हासिल करना कठिन है। कमांडर इन चीफ ने कुछ देर सोचा और कहा, ऐसा लगता है कि उस खिलाड़ी को वापस लाने का यही एकमात्र तरीका है। उसकी पहचान की जानकारी मिल गई है। सचिव ने जानकारी दी, उसका नाम जू हुओ है। वह मूल रूप से बीजिंग का है और अब टिंगचेंग में रहता है। वह टिंगचेंग नंबर की सूची में खिलाड़ियों का पहला बैच है। विशेष मामलों के ब्यूरो ने सहयोग किया है और खेल आइटम प्रदान किए हैं। विशेष मामले ब्यूरो और पीओटी और पीओए विकास एजेंटों की नवीनतम प्रस्तुति उन्हीं की ओर से आई। विशेष मामलों के ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए दस्तावेजों के अनुसार उन्होंने प्रारंभिक परीक्षण ट्रेन में एक महान भूमिका निभाई और पहली कालकोठरी को 20 स्तर की रेटिंग मिली। ऐसा लगता है कि बूचड़खाने की यादृच्छिक कालकोठरी उसकी वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई और कालकोठरी प्रक्रिया को पहले ही बाधित कर दिया गया और फंसे हुए दर्जनों आम लोगों को बचाया गया। ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, कमांडर इन चीफ ने टिप्पणी की और कहा, हमें उस पर जीत हासिल करनी चाहिए। बातचीत के दौरान सचिव को नई जानकारी मिली और कमांडर इन चीफ ने पूछा, और क्या? सचिव ने आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड के लिए झिझकते हुए कहा, मुझे बीजिंग में उनके पिछले प्रवास के बारे में भी जानकारी मिली है। जू हुओ जब युवा थे तब उन्हें असामाजिक व्यक्तित्व विकार का पता चला था। उनका मानसिक अस्पताल में 2 साल तक इलाज चला था। 17 साल की उम्र से पहले उन्हें जुए का शौक था। उनका रिकॉर्ड खराब था। एक बार उन्होंने अपना नाम काट लिया था काले बाजार के दांव में 8 लोगों के हाथ। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक कि उसके भाई को, जो उससे 1 वर्ष बड़ा था, गोली नहीं मार दी गई। तब वह चुप हो गया जब वह 17 वर्ष का था और वह जल्दी कॉलेज खत्म करने के बाद टिंगचेंग चला गया और काम कर रहा है फिल्म और टेलीविजन शहर में अब तक एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में। तारांकन। गगनचुंबी इमारतों से 200 मीटर से भी कम दूरी पर सड़क पर जू हुओ ने अपने लिए एक सिगरेट जलाई, अपने सामने ऊंची इमारतों को देखा और धीरे धीरे धूम्रपान किया। उन्नत खिलाड़ी उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। नजर मोड़ने की योजना को पूरा करने के लिए 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। सबसे पहले उसके और उन्नत खिलाड़ियों के बीच संपर्क का समय कम होना चाहिए। दूरी बनाए रखने के मामले में इसे 10 सेकंड के भीतर नियंत्रित करना सबसे अच्छा है। इसलिए उसे कार्य करने से पहले प्रस्थान का समय करीब आने तक इंतजार करना होगा। स्टेशन में प्रवेश करने के बाद वह कुछ देर में कार से निकल सकते हैं। दूसरे, एक उपयुक्त स्थान की आवश्यकता है। ध्यान भटकाने के लिए किसी को गवाही देनी होगी, लेकिन गवाहों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। जितने अधिक खिलाड़ी, उसके जोखिम का जोखिम उतना अधिक होगा। इस समय टिकट के समय में अभी भी 1 घंटा 15 मिनट का समय बाकी है। टिकट धारकों को 5 मिनट पहले स्टेशन में प्रवेश करना होगा और समय सीमा समाप्त होने में अभी भी 1 घंटा 10 मिनट बाकी है। हैशी उपयुक्त जगह नहीं है। आखिरकार वह वास्तविक उच्च स्तरीय खिलाड़ी नहीं है और जीवन के 3 सेकंड कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं है। इतने सारे खिलाड़ियों से घिरा हुआ, वह हर मामले में बहुत सीमित है और उसकी खामियों को छिपाना लगभग असंभव है। संभव, लेकिन योजना को पूरा करने के लिए कोई अन्य उपयुक्त स्थान खोजने के लिए 1 घंटा और 10 मिनट पर्याप्त नहीं थे। यदि आप सैन्य लड़ाकू विमानों का उपयोग करते हैं तो आप थोड़े समय में हैशी से दूर रह सकते हैं, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है। विस्परिंग साउंड के शूरवीर गगनचुंबी इमारतों में छिपे हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन वांग चाओकिंग को केवल एक व्यक्ति अंदर मिला और अन्य लोग जो सटीक संख्या नहीं जानते हैं, सदस्य और अन्य खिलाड़ी भी समुद्री शहर के पास हैं। समुद्री शहर में प्रवेश करने और छोड़ने वाले लोगों को उनकी दृष्टि सीमा के भीतर होना चाहिए और यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी निगरानी की जाती है या नहीं। इसके अलावा मौजूदा सरकार में शामिल लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या आप उन्हें बचाना चाहते हैं? हुआ नू का मोबाइल फोन उसकी आंखों के सामने आ गया। जू हुओ ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा, यहाँ बहुत सारे खिलाड़ी हैं, क्या तुम्हें यहाँ रहने पर पकड़े जाने का डर नहीं है? पेंटिंग बनाने वाली लड़की ने अपना सिर हिलाया, वे मुझे नहीं पकड़ सकते। जू हुओ ने फिर से गगनचुंबी इमारतों की ओर देखा। अंदर के लोग बहुत शक्तिशाली हैं, आप उसे हरा नहीं सकते। पेंटिंग करने वाली लड़की उसके सामने घूम गई, मुझे ये जगह पसंद नहीं है, हर जगह बदबू है, चलो खेल खेलते हैं। वह खून की गंध है। जू हुओ रुका और अचानक बोला, क्या आपने नहीं कहा कि आपका उपकरण घर में केवल कागज की वस्तुओं को ही महसूस कर सकता है? चित्र वाली लड़की ने डरते डरते टाइप किया, यदि आप करीब हैं तो उसी व्यक्ति का घर ठीक है। इस दुकान और इमारत की 18वीं मंजिल का मालिक एक ही व्यक्ति है। जू हुओ को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने फिर से पूछा, इमारत के अलावा क्या जमीन ठीक है? चित्रकार ने फिर सिर हिलाया, नहीं, वे घर नहीं है। कहने का मतलब है केवल घरों की अनुमति है। जू हुओ की आंखें थोड़ी सी घूम गईं। यदि यह सड़क एक ही व्यक्ति बन जाती है तो आप इसमें सभी कागज की वस्तुओं को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। पेंटिंग करने वाली लड़की ने सिर हिलाया, क्या होगा अगर यह सब आपका अपना घर हो? चित्रकार की आंखें चौड़ी हो गईं, क्या वे मुझे घर देंगे? ठीक है, हाँ, मेरा घर दूसरों के घर से बेहतर है। दायरा कितना बड़ा है? जू हुओ ने फिर पूछा। मेरे पास अभी तक अपना घर नहीं है। पेंटिंग करने वाली लड़की शर्म से मुस्कुराई, किसी ने मुझे पहले भी एक घर दिया था, लेकिन उस पर मेरा नाम नहीं लिखा था।
फिर कोशिश करो। जू हुओ ने सिगरेट का बट मारा, ब्राइट जेंटलमैन मेडल निकाला और कहा, मुझ पर एक एहसान करो, मैं तुम्हें मेडल दे सकता हूँ। चित्रित लड़की की आंखें चमक उठी और उसने चावल पर चोंच मारने वाली मुर्गी की तरह जोर से सिर हिलाया। मेडल घर से कहीं ज्यादा आकर्षक है। जू हुओ ने अंततः मुस्कुराहट दिखाई, पास में एक वॉइस चेंजर खिलौना ढूंढने गया और नवीनतम आधिकारिक संपर्क नंबर पर कॉल करने के लिए अपने द्वारा उठाए गए मोबाइल फोन का उपयोग किया। कार्यालय में तुरंत कॉल रिसीव हुई और सचिव ने स्पीकर फोन दबाया। कमांड रूम में सभी नेता मौजूद हैं, आप अभी बोल सकते हैं। आपने कहा था कि आपके पास मृत तृष्णा दुविधा का समाधान है, बेहतर होगा कि आपके पास वास्तव में ये हो। यदि आप उन लोगों की तरह हैं जिन्होंने पहले फर्जी कॉल किए थे, तो आपके पास खाने के लिए एक अच्छा फल होगा। जो व्यक्ति बोल रहा था वह बीजिंग में सैन्य वर्दी में बूढ़ा व्यक्ति था। मैं वह खिलाड़ी हूं जिसे सुपर आइटम मिला। फोन से एक धीमी आवाज आई। बेशक नायक वास्तव में मानसिक रूप से बीमार नहीं है। अध्याय 140 जू हुओ की 3 आवश्यकताएं। बैठक में तीनों दल एक सेकंड के लिए चुप हो गए और फिर हैशी के कमांडर इन चीफ ने बीजिंग के संकेत के तहत पूछा, क्या आप कंट्री एक्स से हैं? मैं हूं। वॉइस चेंजर का उपयोग करने वाली पतली आवाज यह नहीं बता सकती कि वह पुरुष है या महिला। मुझे आशा है कि आप मेरे ठिकाने का अनुसरण नहीं करेंगे। चिंता मत करो, हम जांच करने की पहल कभी नहीं करेंगे। जांच के बारे में बात मत करो, वे उसका स्थान भी नहीं पूछेंगे क्योंकि वे नहीं जानते कि बाहरी क्षेत्र में मौजूदा नेटवर्क सिस्टम की निगरानी करने वाले खिलाड़ी हैं या नहीं। जिन खिलाड़ियों को सुपर आइटम मिलते हैं वे अपने ही लोग हैं, वे पहले से ही काफी आश्चर्यचकित हैं और उनकी रक्षा करने में बहुत देर हो चुकी है, तो वे बाहरी लोगों को मौका कैसे दे सकते हैं? आपने पहले कहा था कि आपके पास हैशी की समस्या का समाधान है, आपका क्या मतलब है? मैं उच्च स्तरीय खिलाड़ियों को लुभाने के लिए आगे आऊंगा, जू हुओ ने कहा। क्या यह एक समस्या है जिसे आप आगे आकर हल कर सकते हैं? क्या आप अकेले इतने सारे लोगों को फुसलाकर ले जा सकते हैं? सैन्य वर्दी में बूढ़ा आदमी चिल्लाया, अगर सुपर प्रॉप्स उनके हाथों में पड़ गए तो मुझे नहीं पता कि कितने लोग मरेंगे। मैं इसे सुपर प्रॉप्स के साथ आजमा सकता हूँ। जू हुओ ने आगे कहा, मैंने मदद के लिए फोन किया और आप सभी जानते हैं कि यदि सुपर प्रॉप्स दिखाई नहीं देते हैं तो कोई भी खिलाड़ी हैशी को नहीं छोड़ेगा। शब्द सत्य है, लेकिन जोखिम बहुत बड़ा है। न केवल एक आइटम को खोना संभव है, बल्कि एक बहुत ही संभावित खिलाड़ी को भी खोना संभव है। कंट्री एक्स के उदय के बाद से ये प्रतिभाओं के महत्व से अच्छी तरह वाकिफ है, खासकर अज्ञात दुनिया के सामने। सक्षम अग्रदूत किसी भी सहारा या दुर्लभ वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वे एक कदम आगे बढ़ाते हैं और देश आगे बढ़ सकता है। इस समय बीजिंग में बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यदि आपको किसी सहायता की आवश्यकता है तो बस पूछें, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन एक आधार है, मुझे आशा है कि आप पहले अपने जीवन की रक्षा करेंगे। मेरे 3 अनुरोध हैं, जू हुओ ने कहा। सबसे पहले, 1 घंटे के भीतर काले और सफेद हिंडोले में सभी संपत्तियों, अधिमानतः भूमि और भूखंडों सहित का नाम बदलकर पेंटेड गर्ल्स कर दिया जाना चाहिए। यदि समय बहुत देर हो गई है तो कम से कम आधा क्षेत्र गगनचुंबी इमारतों पर केंद्रित होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मैं सभी संपत्तियों के बारे में बात कर रहा हूं, जिसमें हर मंजिल पर हर कमरा भी शामिल है। दूसरा, आकार की परवाह किए बिना कागज का ढेर इमारत में रखा जाता है। तीसरा, बचाव कर्मियों को फंसे हुए लोगों को इकट्ठा करने दें जो जीवन और मृत्यु की कई स्थितियों के लिए जगह बनाने के लिए बाहर जा सकते हैं। क्या राज्य के लिए घर को जब्त करना संभव है? बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत पूछा, या संपत्ति हस्तांतरण की पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए? एक घर आजमाएं, जू हुओ ने कहा। हैशी शहर के कमांडर इन चीफ ने तुरंत हाउसिंग मैनेजमेंट ब्यूरो से संपर्क किया, संपत्ति का नाम अपने नाम के तहत बदल दिया, राज्य की मुहर लगाई और जू हुओ को पता बताया। जू हुओ को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। हुआनु की आंखें चमक उठी और फिर फोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने कहा कि उन्होंने निगरानी से घर में कागज उड़ते हुए देखा। उसे सिर हिलाते हुए देखकर जू हुओकाई ने कहा, यह संभव है। मैं 40 मिनट में आपसे संपर्क करूंगा। फोन रख दिया। वो पेंटर को जगह बदलने के लिए ले गया। मेरे पास एक घर है। कुछ कदम चलने के बाद हुआनु उसके पास दौड़ी और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, कई घर। उसकी मुस्कान देखकर जू हुओ ने पूछा, क्या आप इन घरों में कागज को नियंत्रित कर सकते हैं? पेंटिंग करने वाली लड़की ने बिना सोचे सिर हिलाया और फिर कहा, यह मेरे शरीर पर लगे रंग जैसा है। जू हुओ ने भीड़ भाड़ वाली जगहों से परहेज किया और जाने के लिए कुछ अगोचर छोटी जगहों को चुनने की कोशिश की। आपको ऐसा करने के लिए नाम बदलने की आवश्यकता क्यों है? उन्होंने फिर पूछा, यह उचित है कि प्रॉप्स की शक्ति को जनशक्ति द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। यह एक सुपर प्रॉप भी है, धारक के मरने पर जीवन के 3 सेकंड स्वचालित रूप से चालू हो जाएंगे और समय उलझ जाएगा, लेकिन पेंटिंग करने वाली लड़की ऐसा नहीं कर सकती। नाम बदले बिना वह केवल एक इमारत पर नियंत्रण रख सकती है। पेंटिंग करने वाली लड़की ने उसकी ओर एकटक देखा, उसकी आंखों में कुछ शब्द थे, हालांकि मुझे इसका कारण नहीं पता, लेकिन मैं समझती हूँ कि यह इसी तरह काम करता है। जू हुओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उन्होंने इस मुद्दे पर अब और चिंता नहीं की, बल्कि सरकार की गतिविधियों पर ध्यान दिया। उन्होंने पहले ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया है और पहले प्रतिक्रियाकर्ता बचावकर्ता हैं जो फंसे हुए लोगों को बाहर ले जा रहे हैं। जीवन और मृत्यु की अनेक स्थितियां हमेशा घर के अंदर या बाहर दिखाई नहीं देती हैं और कुछ में घर भी शामिल है। उन लोगों को छोड़कर जिनके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है, अधिकांश लोग आगे बढ़ जाते हैं। किताबों की दुकान। पेंटिंग करने वाली लड़की खुशी खुशी एक उत्कृष्ट किताबों की दुकान में भाग गई, सीधे मानचित्र क्षेत्र में गई और जल्द ही उसे हैशी का एक नक्शा मिला और फिर उस पर वृत्त बनाने के लिए एक पेन लिया। हालांकि वह नक्शा नहीं पढ़ सकी, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि कौन सी जगहें उसकी हो गई हैं, इसलिए उसने उन्हें एक एक करके चिन्हित किया। जू हुओ ने गलती की और उसने वास्तव में काले और सफेद टर्नटेबल द्वारा घेरी गई जगह का 1/3 हिस्सा खींच लिया। उसने अचानक सोचा, यदि आप पूरे शहर को एक घर मानते हैं तो क्या शहर का कोई भी हिस्सा आपके नियंत्रण में नहीं है? क्या आप महल के बारे में बात कर रहे हैं? चित्रकार ने पूछा और निर्दयता से मुस्कुराया, कोई मुझे पहले महल में ले गया था। ये बहुत बड़ा था और इसमें कई गुड़िया थी, लेकिन वे गुड़िया बहुत भयंकर थी और लोगों को काट सकती थी। अगर मैं काट भी लेता तो वह व्यक्ति जो मुझे ले जाता था वहां मारे जाएंगे। कई टुकड़ों में काटे जाने पर एक गुड़िया ने एक टुकड़ा खा लिया। मुझे महल बड़े घर पसंद नहीं है। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने अपना सिर नीचे कर लिया और मानचित्र पर वृत्त बनाना जारी रखा, थोड़ा सा रेखांकन किया और हंसती रही।
जू हुओ ने थोड़ी देर के लिए उसे देखा और फिर दूर जमीन पर काले और सफेद टर्नटेबल को देखने लगी। तारांकन, एक मछली घर में शोक मनाने वाला व्यक्ति जमीन पर पालथी मारकर बैठा था, एक छोटे टर्नटेबल के साथ खेल रहा था जो केवल चावल के कटोरे के आकार का था। जिला 014 के लोगों ने मुझे बहुत निराश किया, वे सभी बेवकूफ हैं, ये सोचकर कि लोगों को घर के अंदर से बाहर ले जाना उपयोगी होगा। उसके बगल में पुष्ट शर्ट में आदमी ने उपहास किया, आप अभी भी अपने चेहरे पर सोना लगाते हैं, क्या अभी एक छोटा टर्नटेबल गायब नहीं हुआ? उपक्रमकर्ता ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया, ये सिर्फ एक है। इतनी सारी जगहों की यात्रा करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने कोई भाग्यशाली व्यक्ति नहीं देखा है। कोई क्या दर्शा सकता है? ये सही है। टैटू वाला मोटा आदमी अपने हाथ में कच्ची मछली को फाड़कर चबाता हुआ बोला, इस शहर में 10 मिलियन से अधिक लोग हैं। यदि आप उनमें से किसी को भी बाहर नहीं निकाल सकते तो देर सवेर यह एक प्रजनन क्षेत्र बन जाएगा। उद्धरण चिन्ह। केवल 1 महीने से अधिक समय हुआ है जब से जिला 014 के लोग काफी विकसित हुए हैं, इसलिए ज्यादा मत पूछिए। छोटे से लटके हुए सिर ने गेम कंसोल पर कुछ सफेद धब्बे बनाए और फिर अपना सिर उठाया, मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट 014 में काफी संभावनाएं हैं। शायद हम भविष्य में व्यवसाय करने के लिए यहाँ आएंगे। संभावना होने का मतलब यह नहीं है कि इसे विकसित किया जा सकता है, क्योंकि अन्य वर्महोल बिंदुओं के लिए प्रजनन आधार बनने की क्षमता के कुछ उदाहरण हैं। उपक्रमकर्ता ने कठोरता से कहा। फूलों वाली शर्ट ने उसे घूर कर देखा, फिर थपथपाया और फिश टैंक के सामने खड़े गोरे आदमी की ओर इशारा किया। उपक्रमकर्ता की अभिव्यक्ति बदल गई और वह चुप हो गया। एक मधुर वायलिन बज उठा और गोरे आदमी ने अपने हाथ के पिछले हिस्से पर एक सिक्के के आकार का लेकिन कागज जितना पतला धातु का टुकड़ा थपथपाया और एक वास्तविक जीवन का प्रक्षेपण उसके सामने आ गया। थैंक्स फॉर लिसनिंग।